हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है फोर्थ, तीन वर्ग। इस चैप्टर को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो हमारा जो लेटेस्ट सिलेबस है 2025-26 का, इसके अनुसार होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। एक बार हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस अगर आप देखोगे तो इसमें आपकी जो बुक है इसमें टोटल 7 चैप्टर है और पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर हमने कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं और हमारे मिड टर्म में केवल चैप्टर 4 तक ही आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम पूरी बुक कंप्लीट करने वाले हैं, जल्दी ही इसको कंप्लीट कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, आप उसको ज्वाइन करो। उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 11 ESP सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके। यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी 15 तारीख को ही मैंने सारे नोट्स डाले हैं, अभी तक के जितने बन गए हैं। बाकी 2-4 दिन में और जो नोट्स बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे हम डाल देंगे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, यहाँ से भी आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप यहाँ पे भी नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक की। जो ये हमारा चैप्टर का नाम है वो है 3 वर्ग। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये 3 वर्गों की कहानी है, तो वो 3 वर्ग कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, यूरोप का समाज जो था वो 3 मुख्य वर्गों में बटा हुआ था। उस तीनों वर्गों के बारे में हमको जानकारी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से 3 वर्ग थे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता था पादरी वर्ग। ये जो पादरी थे ये कौन थे, ये ईसाई होते थे। ईसाई धर्मगुरु आप इनको मान सकते हो, चर्च में रहा करते थे। ठीक है, और लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे, पादरी कहलाते थे। तो ये पहला वर्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वर्ग जो था अभिजात वर्ग हो जाएगा। अभी अभिजात क्या होता है, अभिजात वर्ग ऐसा वर्ग होता है, किसी भी समाज में अभिजात वर्ग ऐसा वर्ग होता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। ठीक है, ऐसा वर्ग जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ऐसा वर्ग जिसके पास पैसा है, यानी कि धन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसा वर्ग जिसका कहीं ना कहीं समाज पे वर्चस्व हो, कहीं ना कहीं उसका प्रभुत्व देखने को मिलता हो, तो ऐसा वर्ग जो होता है इसको अभिजात वर्ग कहा जाता है। यानी कि ये बहुत ताकतवर वर्ग था, इसके पास बहुत ज्यादा भूमि होती थी। ठीक है, बहुत सारी जमीनें होती थी, इसलिए इसको भूमि धारक भी कहा जाता था। तीसरे नंबर पे आ जाएगा कृषक वर्ग। कृषक में अपने किसान हो जाएंगे, मजदूर वगैरह जो थे वो तीसरी कैटेगरी में आ जाते थे। तो समाज यूरोप का जो था वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। ठीक है, तो ये तीनों वर्गों के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। हमको एक एक करके सबके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में समझना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा ना चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। देखिए, ये जो हमारा 3 वर्ग चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, 9वीं से लेके 16वीं सदी का जो यूरोप था, पश्चिमी यूरोप था, उसमें जो परिवर्तन हुए थे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक परिवर्तन हो, तीनों प्रकार के परिवर्तनों को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है कि 9वीं से 16वीं सदी के बीच में जो पश्चिमी यूरोप था वहां पे जो परिवर्तन हो रहे थे उनको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखते हैं। इस समय कोई भी मजबूत संगठित राजनीतिक बल नहीं था। कहने का मतलब क्या है, इस समय कोई भी एक ताकतवर एम्पायर नहीं था जो पूरे क्षेत्र को अच्छे तरीके से संभाल पाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या था, अब कोई ताकतवर संगठित बल है नहीं, तो इस कारण यहाँ पे क्या था, हर थोड़े थोड़े समय में युद्ध होता ही रहता, मतलब आए दिन युद्ध होते रहते थे। ऐसे में समस्या क्या आती थी, आए दिन युद्ध होते थे तो समस्या ये आती थी कि जमीनों पे कब्जा हो जाता था। यानी जब युद्ध होते थे, जो ताकतवर लोग होते थे, तो ताकतवर लोग क्या करते थे, ताकतवर लोग क्या करते थे, जमीनों को कब्जा लेते थे। किस पे कब्जा कर लेते थे, जमीन पे कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसे में जमीन की सुरक्षा बहुत जरूरी थी। तो ऐसे में क्या होता, आए दिन युद्ध होते रहते थे। ऐसे में जमीन की रक्षा यानी सुरक्षा के लिए संसाधन जुटाना बहुत जरूरी था। इस तरह सामाजिक ढांचे का जो केंद्र बिंदु था वो था भूमि पे नियंत्रण, क्योंकि जिसका अपनी भूमि पे नियंत्रण है, जो अपनी भूमि की रक्षा कर पाता है, कर सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन जो भूमि की रक्षा नहीं कर सकता तो वो युद्ध में अपनी भूमि हार जाता था। आए दिन यहाँ पे युद्ध होते रहते थे, तो केंद्र बिंदु क्या बन गया, यहाँ पे भूमि हो गई। भूमि की रक्षा करना ही सबसे मेन चीज मानी जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या होता है परिवर्तन। फिर देखिए, 4वीं सदी से रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म ईसाई धर्म था। ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब हमने रोमन एम्पायर को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि 4वीं सदी के बाद से क्या हो जाता है, रोमन साम्राज्य में जो मुख्य धर्म बना दिया जाता है, जो राजकीय धर्म बना दिया जाता है, वो ईसाई धर्म को बना दिया जाता है, यानी कि क्रिश्चियनिटी को बना दिया जाता है। ठीक है,
ये रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी बचा रहा। यानी रोमन साम्राज्य तो खत्म हो गया लेकिन ईसाई धर्म बचा रहा और लोग ईसाई धर्म को मानते थे। ठीक है, धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में, यानी पश्चिमी यूरोप से मध्य यूरोप की तरफ और उसके बाद फिर उत्तरी यूरोप की तरफ क्या हुआ ये, ठीक है, पश्चिमी यूरोप से मध्य की तरफ पहुंचा, मध्य से उत्तर की तरफ पहुंचा, इस तरीके से ये फैलने लगा। ठीक है, चर्च जो थी, ये धर्म जो था फैलने लगा। चर्च जो थी वो यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। क्यों? क्योंकि चर्च जो होती थी, चर्च के पास बहुत सारी भूमि होती थी। ठीक है, फिर लोग चर्च के रूल को मानते थे, ये भी था, चर्च ताकतवर थी। एक और सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर कि चर्च जो थी वो टैक्स भी लिया करती थी। चर्च जो है, जो उसके पास भूमि है उससे लोगों से टैक्स भी इकट्ठा कर सकती थी, इसलिए चर्च जो थी वो आत्मनिर्भर थी, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, उसको कहीं से पैसे की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि टैक्स उसको मिलता था। तो ये सारी बातें हमको आगे डिटेल में पढ़नी है, अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं केवल। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी और मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के जो लोग थे, इन्होंने क्या करा, इटली में, स्पेन में और फ्रांस में यहाँ के जो क्षेत्र थे इस पे अपना कब्जा कर लिया, यहाँ पे अधिकार ले लिया। ठीक है, ये इनके अधिकार क्षेत्र में आ चुका था। इस अध्याय का जो केंद्र बिंदु है वो 3 वर्ग है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें समझी है कि क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन हमारा जो मुख्य केंद्र बिंदु होगा वो 3 वर्ग होगा। पहला तो ईसाई पादरी जो होते हैं, दूसरे में अभिजात होते हैं जो कि भूमिधारक होते हैं, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती है, पैसा होता है। ठीक है, तीसरा कृषक वर्ग, जो हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ चुका है। इन 3 वर्गों के बारे में यहाँ पे हमको डिटेल में पढ़ना है। एक तो हो जाएगा पादरी वर्ग, एक हो जाएगा अभिजात और तीसरा हो जाएगा कृषक, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। एक ईसाई वर्ग है जो कि पादरी है। ठीक है, दूसरा है जो कि भूमिधारक अभिजात वर्ग है, जिसके पास खूब पैसा होता है, धन होता है, संपत्ति होती है। तीसरा किसान वर्ग है जो कि कृषक होता है। ठीक है, इसमें फिर मजदूर वगैरह भी जो है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, इन 3 वर्गों के बीच में जो रिलेशन थे, जो संबंध थे, ठीक है, वो कैसे बदल रहे थे और उसका यूरोप के इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी चीजों को हमको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है सामंतवाद। सामंतवाद यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जुड़ा तो आर्थिक पहलू से है, लेकिन इसके सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे और इसके राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। यानी आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा होने के बाद भी इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सामंतवाद क्या है, इसको डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं सामंतवाद टॉपिक को। देखिए, सामंतवाद जो है ना, यूरोप का, जब भी हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं तो सामंतवाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आने के चांस बहुत है, तो बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इस टॉपिक को बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखिए सामंतवाद क्या है। सामंतवाद को फ्यूडलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब जर्मन भाषा में एक शब्द होता है जिसको फ्यूड कहा जाता है, यानी जर्मन लैंग्वेज का शब्द है जिसको फ्यूड कहा जाता है। अब फ्यूड का क्या अर्थ होता है? फ्यूड का मतलब होता है एक भूमि का टुकड़ा। ठीक है, यानी एक जमीन है, बहुत बड़ी है, इसको फ्यूड नाम दे दिया गया। ठीक है, जमीन को क्या कहा जा रहा है? फ्यूड। इसका एक इस जमीन पे किसका अधिकार है? लॉर्ड का अधिकार है। लॉर्ड को सामंत कहा जाता है। ठीक है, अब ये सामंत का इस जमीन पे अधिकार है, अपनी जमीन पर वो क्या करवाता है? खेती वगैरह करवाता है। किससे करवाता है? किसानों से करवाता है, यानी कृषकों से करवाता है। ठीक है, इसी व्यवस्था को सामंतवाद कहा जाता था। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म भी इसको कहा जाता है, क्लियर है। जर्मन भाषा का शब्द था फ्यूड। फ्यूड का क्या मतलब था? एक जमीन का टुकड़ा। इतना हमने समझ लिया, आगे समझते हैं। ये एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। यानी कि ये जो सामंतवाद है ना, ये एक समाज की ओर इशारा कर रहा है। कैसे समाज की ओर? एक ऐसा समाज जो कि मध्य फ्रांस में और बाद में इंग्लैंड में और फिर इटली के जो साउथ वाला हिस्सा है वहां पे विकसित हुआ था। तो आखिर ये समाज था क्या, इस समाज की क्या विशेषताएं थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझने को मिलेगी। ठीक है, देखिए, जब भी इतिहासकारों ने सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग करा है तो वो मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जो संबंध थे उसका वर्णन करने के लिए करते हैं। वैसे तो देखिए,
फ्यूडलिज्म सामंतवाद जो है इसका मेन जो प्रभाव था वो आर्थिक प्रभाव था, लेकिन इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी थे। वो कैसे थे वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ध्यान से समझना। देखिए, यदि हम आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद को देखें तो ये कृषि उत्पादन की ओर इशारा करता है, ठीक है, जो कि सामंत और कृषक इनके संबंधों पे आधारित था। यानी सामंतवाद को अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें, आर्थिक संदर्भ में देखें, तो ये कृषि उत्पादन की ओर इशारा कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एक बड़ी सी जमीन है जिसको फ्यूड कहा जा रहा है, ये जमीन है, ठीक है, इस जमीन पे किसका अधिकार है? तो लॉर्ड का अधिकार है। लॉर्ड को क्या कहा जाता है? लॉर्ड को सामंत कहा जाता है, ठीक है। यानी सामंत है, सामंत के पास एक जमीन है जो कि बहुत बड़ी है। अब सामंत क्या खुद उस जमीन पर खेती करेगा? आपसे क्वेश्चन है। तो आप कहोगे जिसके पास इतनी सारी जमीनें होगी, जो बहुत सारी जमीनों का मालिक होगा, ठीक है, या जिसका उस पर अधिकार होगा, तो क्या वो खुद खेती करेगा? तो हम कहेंगे वो खुद खेती नहीं करेगा, ठीक है। वो किससे खेती करवाएगा? वो अपनी जमीन पर किसानों से यानी कृषकों से खेती करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सामंत और कृषक के बीच में एक संबंध दिखाई दिया, यानी सामंत बुला रहा है कृषकों को और कह रहा है कि आप मेरी जमीन पर खेती करो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि कृषक अगर उनकी जमीन पे खेती करेगा तो बदले में कुछ ले रहा होगा ना, कुछ पैसा वगैरह या कुछ अनाज वगैरह, तो क्या मिल रहा था ये समझते हैं। तो देखिए, कृषक यानी कि जो किसान है वो अपने खेतों में तो खेती करेगा ही, क्योंकि भाई खुद के खेत हैं उसमें भी खेती करेगा, लेकिन साथ के साथ जिस लॉर्ड से वो जुड़ा हुआ है यानी जिस सामंत से जुड़ा हुआ है उसके खेतों में भी वो काम करेगा, यानी अपने खेत में भी खेती करेगा और लॉर्ड के खेत में भी खेती करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते हैं, यानी जो किसान है, ठीक है, जो भी कृषक है वो लॉर्ड को क्या देगा? श्रम सेवा, यानी अपने श्रम, अपना मेहनत करके उसके खेत में, ठीक है, उसके खेत में मेहनत कर रहा है, उसके बदले में उसको मिल रहा है सैनिक सुरक्षा, ठीक है। लॉर्ड ने उसे बोला कि तुम मेरे खेत में खेती करो, उसके बदले में मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, यानी कि मैं तुम्हें सैनिक सुरक्षा दूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी जब तक मैं हूं, ठीक है। लॉर्ड ऐसा बोलेगा। किससे बोलेगा? किसान से बोलेगा। तो किसान को लगेगा ठीक है भाई, मैं अपने खेत में खेती तो करता ही हूँ, थोड़ी सी मेहनत में सामंत के खेत में जाके कर देता हूँ, तो उसके बदले में मुझे सुरक्षा मिल जाएगी, कल को कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी तरह की मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से एक संबंध इनके बीच में बन जाता है। आगे देखो, इसके साथ साथ लॉर्ड जो थे वो किसानों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी रखते थे, यानी केवल इतना नहीं बल्कि लॉर्ड का और ज्यादा अधिकार होता था किसानों पे। किस चीज का अधिकार होता था? तो देखिए, इसलिए सामंतवाद ने जीवन के केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया। केवल खेती करना यानी आर्थिक संदर्भ से जुड़ा हुआ था, केवल उतना नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र पे भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता था, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो भाई उसके बदले में वो उनके खेत में खेती कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चलता था। अब यहाँ पे हमारा एक सामंतवाद वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। एक टॉपिक यहाँ पे दूसरा आता है जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताते हुए चलता हूं कि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। देखिए, आज के समय में जो हम फ्रांस पढ़ते हैं, आपने फ्रांस नाम का देश पढ़ा है, सुना है? तो फ्रांस और इंग्लैंड इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि ये जो फ्रांस है ना, आज हम इसको फ्रांस बोलते हैं, लेकिन ये पहले फ्रांस नहीं होता था, पहले इसका नाम होता था गॉल, ठीक है। क्या नाम होता था? गॉल। अब गॉल नाम का ये जो राष्ट्र है जो आप यहाँ मैप में देख रहे हो, ये फ्रांस है। पहले इसको किस नाम से जानते थे? पहले इसको गॉल नाम से जानते थे, ठीक है। पहले इसको क्या कहा जाता था? गॉल कहा जाता था। तो गॉल कैसे फ्रांस बन गया, हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। कैसे मतलब गॉल जो था वो फ्रांस बना, इसको समझते हैं। तो ध्यान से देखिए। देखिए, हुआ क्या कि गॉल जो प्रांत था एक समय में ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा होता था, क्योंकि रोमन साम्राज्य हमने पढ़ा था बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, उसी में से गॉल भी उसका प्रांत होता था एक, ठीक है। आगे देखो फिर हुआ क्या, गॉल कैसे फ्रांस बना, इसको समझना है। तो इसकी एक स्टोरी है, इसको समझते हैं। देखिए, गॉल प्रांत जो है ना, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पर्वत श्रेणियां थी, यहाँ पे खूब सारी नदियां बहा करती थी, यहाँ पे जंगल थे, यहाँ पे खेती करने के लिए बहुत बड़े बड़े मैदान होते थे, बहुत ही सुंदर जगह होती थी। गॉल जो था एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको नदियां देखने को मिलेगी, इधर आपको जंगल भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको खेती करने योग्य भूमि भी देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी इस प्रकार का होता था गॉल प्रांत। फिर गॉल प्रांत बन जाता है फ्रांस। कैसे बन जाता है? तो पूरी स्टोरी है, स्टोरी समझिए। देखिए, जर्मनी में एक जनजाति रहती थी, है ना,
उस जनजाति का नाम क्या था? जर्मनी में एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था फ्रैंक। याद रखना, जर्मनी की एक जनजाति थी जिसका नाम था फ्रैंक। फ्रैंक ने क्या करा, इस क्षेत्र को यानी गॉल क्षेत्र को अपना नाम दे दिया, अपना नाम दे दिया। और यानी कि गॉल जो क्षेत्र था, देखो क्या नाम था इसका, गॉल। यहाँ पे एक जनजाति थी फ्रैंक, फ्रैंक जनजाति ने इसको अपना नाम दे दिया, जिससे ये कहा जाने लगा फ्रांस। ठीक है, और धीरे धीरे इसको फ्रैंक से फ्रैंकिस और फ्रैंक से फ्रांस कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, फ्रांस पड़ गया। ठीक है, 6ठी सदी से इस प्रदेश में फ्रैंकिस और फ्रांस के ईसाई राजाओं का शासन रहा है। तो यहाँ पे फ्रांस पे किसका शासन रहा है 6ठी शताब्दी से? अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन राजा थे, इनका शासन था। और फ्रैंकिस यहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर होते थे। ठीक है, ये लोग क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को मानते थे। तो देखिए, फ्रांसीसी जो लोग थे, जो फ्रेंच लोग थे, और जो चर्च होती थी, इनके साथ इनके गहरे संबंध थे। ये चर्च को मानते थे, चर्च इनको मानती थी। ठीक है, चर्च भी राजा को बहुत महत्व देती थी। तो पॉप जो थे, पॉप क्या है, ये आप ये मान लीजिए, ये जो ईसाई पादरी होते हैं उनमें बहुत बड़ा जो पद होता है वो पॉप का होता है। ठीक है, इटली वगैरह में ज्यादातर ये रहा करते थे। तो पॉप जो थे, उन्होंने राजा सार्लमेन, जो राजा थे, राजा सार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी। उन्होंने राजा को क्या कह दिया कि ये पवित्र रोमन सम्राट है। ऐसे में जो राजा था, राजा ने भी पॉप को समर्थन दे दिया। और इस तरीके से इन दोनों के संबंध, यानी राजा के संबंध और चर्च के संबंध, चर्च कौन, पॉप के साथ इनके संबंध जो थे बहुत अच्छे हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है। गॉल कैसे फ्रांस बना, आप आराम से बता दोगे कि पहले वो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत होता था, बाद में जर्मन एक जनजाति थी जिसका नाम था फ्रैंक, उन लोगों ने उसको अपना नाम दे दिया, जिससे उसका नाम पड़ गया फ्रांस। ठीक है, ये बताना था। अब बात करते हैं 3 वर्ग की। 3 वर्ग कौन से? वही 3 वर्ग जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अब इसमें हम एक एक करके तीनों वर्ग को पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ग है जिसको हम कहते हैं पादरी वर्ग। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, फ्रांसीसी पादरी इस कॉन्सेप्ट को मानते थे कि हर व्यक्ति काम के आधार पर 3 वर्गों में से किसी ना किसी एक वर्ग में जरूर आता है। ठीक है, हर व्यक्ति, समाज का जो भी व्यक्ति है वो किसी न किसी एक वर्ग में जरूर आता है। जैसे कि एक बिशप कौन होते हैं? बिशप भी होते हैं जो धर्मगुरु होते हैं ईसाइयों के, इनका बहुत ऊंचा पद होता है। ठीक है, बिशप ने कहा था कि यहाँ वर्ग व्यवस्था जो है, इसमें इस वर्ग व्यवस्था में कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। ठीक है, कुछ लोग प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं, जिसमें पादरी वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे लड़ते हैं, लड़ने का काम करती है सेना, करती है, तो उसमें सैनिक आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सैनिक आ जाएंगे। और अन्य लोग जो हैं वो अन्य काम करते हैं, जिसमें खेती वगैरह ये सब काम हो जाता है। तो इस तरीके से समाज के इनके अनुसार 3 वर्गों में बटा हुआ है। वो 3 वर्ग कौन से हैं? पादरी वर्ग आ जाएगा इसमें। ठीक है, पहला पादरी वर्ग हो गया, दूसरा अभिजात वर्ग हो गया, और तीसरा यहाँ पे कृषक वर्ग हो गया। इस तरीके से समाज इनका 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च जो होती थी, लोग उसको फॉलो करते थे, उसके खुद के रूल्स होते थे। यानी कैथोलिक चर्च जो थी उसके रूल्स होते थे और लोगों को वो रूल्स को मानना होता था। चर्च को राजा ने जमीन दे रखी थी और इस भूमि से वे कर इकट्ठा करते थे। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, राजा ने भूमि दे दी। ठीक है, राजा ने भूमि दे दी। किसको दे दी? राजा ने भूमि चर्च को दे दी। अब चर्च के पास क्या है? बहुत सारी भूमि है। उस भूमि से चर्च क्या इकट्ठा कर सकती है? टैक्स इकट्ठा कर सकती है। तो इस तरीके से जो चर्च है उसके पास खूब सारी भूमि आ गई, उससे वो टैक्स इकट्ठा कर रही है, तो इसके लिए उसके पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं। इसलिए चर्च जो है एक शक्तिशाली संस्था बन चुकी थी और ये राजा पे निर्भर नहीं थी, क्योंकि जमीन इनको मिल चुकी थी, जमीन से टैक्स मिल रहा था। तो अब राजा पे इनकी निर्भरता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष जो थे वो पोप होते थे। जो पश्चिमी चर्च होती थी उसके अध्यक्ष पोप होते थे, रोम में रहते थे, इटली वगैरह में। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन जो करते थे वो बिशप करते थे और पादरी करते थे, इनके द्वारा किया जाता था, यानी इनके ये धर्मगुरु होते थे। ठीक है, अधिकतर गांव जो होते हैं उनकी खुद की चर्च हुआ करती थी, हर गांव में अपनी चर्च होती थी। और हर संडे के दिन यानी रविवार के दिन पादरी जो थे यहाँ पे धर्म उपदेश सुनाते थे और लोग जो है वहां पे सुनने के लिए आते थे और सामूहिक रूप से इकट्ठा होते थे और चर्च में क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। ठीक है, तो लोग ये काम किया करते थे, प्रार्थना वगैरह। तो चर्च जो होती थी कुछ इस प्रकार की होती थी। एक बार आप मेरे पीछे ध्यान से देखिए, ये बाहर से दिख रही है चर्च, अंदर से अगर हम चर्च को देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखती थी। ठीक है, लोग यहाँ पे डेस्क लगे होते थे, यहाँ पे बैठ के प्रेयर किया करते थे। पादरी जो होते हैं वो यहाँ पे खड़े होके, मुख्य जगह पे खड़े होके लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से होता था।
हर व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था, आप ये याद रखना, पादरी हर व्यक्ति नहीं बन सकता। यदि कोई पुरुष पादरी बनना चाहे तो फिर उसको आजीवन कंवारा रहना पड़ता था, यानी उसको कभी शादी नहीं करनी, पूरे जीवन में वो कभी शादी नहीं कर सकता अगर वो पादरी बनना चाहता है तो। धर्म के क्षेत्र में विशप जो है वो अभिजात माने जाते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े धर्म गुरु माने जाते थे, ठीक है। और बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह बहुत बड़ी बड़ी जागीरें होती थी। इनके पास क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी जागीरें होती थी, और वो शानदार महलों में रहते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, ठीक है, जिसको टीत कहा जाता था। तो यहाँ पे हमें 2-3 चीजें समझनी है। बिशप जो हैं वो अभिजात हैं, धर्म गुरुओं में पादरी से ऊपर आते थे बिशप, ठीक है। इनके पास अपनी खुद की जमीनें होती थी, जागीरें होती थी बड़ी बड़ी, और बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, ठीक है। चर्च क्या करती थी, साल में एक बार, यानी हर साल में एक बार, जो किसान होते थे उससे जो उसकी उपज होती थी, जो उसकी फसल होती थी, ठीक है, उसका जो 10वां हिस्सा होता था वो ले लेती थी। किस रूप में ले लेती थी, टैक्स के रूप में ले लेती थी। और इस टैक्स को क्या कहा जाता था, टीथ कहा जाता था, ठीक है। तो पेपर में पूछा जाए टीथ क्या है, तो आप टीथ मतलब ये मत बता देना कि ये दांत होते हैं, क्योंकि अक्सर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे दांत है। टीथ का मतलब पूछा जाए तो आपको बताना है कि टीथ एक प्रकार का कर था जो चर्च लेती थी, साल में एक बार लेती थी। किससे लेती थी, किसानों से लेती थी। उसकी जो फसल होती थी उसका 10वां हिस्सा जो होता है वो लिया करती थी, ठीक है, जिसको हम टीथ कहते हैं। तो सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में जो थी वो सामंती कुलीनों की नकल थी। अब देखो बहुत बड़ी बात है, इसको समझना है। चर्च का एक अलग कल्चर है, सामंत लोग जो हैं, जो पैसे वाले लोग जो हैं, उनका एक अलग कल्चर है, ठीक है। अब सामंत लोग जो अपने सामंत लोग जो हैं उनका कल्चर है, उनके कुछ रीति रिवाज है, ठीक है, उनके कुछ रीति रिवाज है, उनकी कुछ रस्में हैं। इन चीजों को, सामंतों की चीजों को कॉपी कर रहा था, यानी अपना रहा था। कौन कॉपी कर रहा था, चर्च कॉपी कर रही थी, ठीक है। तो जो इनकी रस्में होती थी सामंतों की, उसको चर्च में भी फॉलो किया जाता था। कैसे किया जाता था आगे समझेंगे, पहले यहाँ पे समझिए। देखिए, चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में, यानी चर्च के जो रीति रिवाज थे उसमें से कुछ रस्में जो थी सामंती कुलीनों की नकल थी, यानी सामंत जो अमीर होते थे उनकी नकल होती थी। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मान लो प्रार्थना कर रहा है कोई व्यक्ति, तो प्रार्थना करते समय हाथ को जोड़कर और सिर को झुकाकर घुटने के बल झुकना, यानी हाथ जोड़ना, ठीक है, सिर को झुकाना और घुटने के बल इस तरीके से झुकना, ये जो होता था, ये क्या होता था, ये प्रार्थना करने का एक तरीका होता था। और ये कहाँ से कॉपी किया गया था, ये सामंतों से कॉपी किया गया था, ठीक है। आगे देखो, नाइट, नाइट यहाँ पे एक नया शब्द आया है, नाइट। अभी तक हमने नाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, नाइट पहली बार पढ़ रहे हैं, इसमें ध्यान रखो। अब ये नाइट कौन होते हैं भाई, नाइट जो होते हैं वो होते हैं सैनिक, आप इसको कह सकते हो योद्धा, ठीक है। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं सैनिक, ये योद्धा लोग होते थे, सैनिक लोग होते थे, लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, ठीक है। तो नाइट जो थे ना, नाइट भी अपने वरिष्ठ यानी इनके जो लॉर्ड होते थे, लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते थे, और वो भी इसी तरीके से हाथ जोड़कर सिर को झुकाकर उनके सामने क्या करते थे, घुटनों के बल झुककर उनके सामने नमन करते थे, ठीक है। तो ये जो प्रथा थी, ये जो रस्म थी, ये कुलीनों में होती थी, सामंतों में होती थी, उसको कॉपी कर लिया चर्च में और उसी चीज को आगे भी फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के लिए भी लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण के रूप में है। देखो, लॉर्ड आपने सुना, कई जगह पे ईश्वर के लिए भी लॉर्ड कहा जाता है, लॉर्ड शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। सामंतों के लिए तो लॉर्ड यूज किया जाता था, ईश्वर के लिए भी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश कर रही थी, यानी जो सामंत का जो कल्चर था वो कहीं ना कहीं चर्च के अंदर भी एंटर हो रहा था, चर्च के लोग भी सामंतों की नकल कर रहे थे। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाज जो थे, जो तौर तरीके जो थे, वो चर्च की दुनिया में अपना लिए गए, चर्च में भी उन चीजों को फॉलो किया जाने लगा। तो ये तो था हमारा प्रथम वर्ग, जिसको पादरी वर्ग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे वर्ग की, जिसको अभिजात वर्ग कहा जाता है। अभिजात कौन होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो बहुत अमीर हो, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो, जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, यानी जिसका वर्चस्व हो, ठीक है, जिसका वर्चस्व हो, जिसका प्रभुत्व हो, और जिसके पास बहुत सारी भूमि हो, जो भूमि धारक हो, ऐसा व्यक्ति अभिजात कहलाता है, ठीक है। अभिजात वर्ग के बारे में डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो दूसरे वर्ग को देखते हैं जो कि अभिजात वर्ग है, इसको समझते हैं। देखिए,
पादरी जो थे उन्होंने अपने आप को तो प्रथम वर्ग में रख दिया कि भाई हम आते हैं पहले नंबर पे। पादरियों ने क्या कहा कि हम आते हैं पहले नंबर पे। अभिजात वर्ग को रखा उन्होंने दूसरे नंबर पे। लेकिन अभिजात वर्ग को आप कम मत समझना, असली जो ताकत थी वो इनके हाथों में होती थी, ठीक है। वास्तव में अगर हम देखें तो सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग जो है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, क्योंकि ये भाई ताकतवर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, ठीक है, जमीन इनके पास बहुत होती थी। अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होने का कारण क्या था? उनकी भूमि पे नियंत्रण। यानी सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्यों होते थे अभिजात वर्ग? इसलिए क्योंकि इनके पास होती थी बहुत बड़ी बड़ी भूमि, और उस भूमि पे होता था इनका नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल। इसलिए ये क्या थे? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। ये वेस्लेस नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ था, क्योंकि एक प्रथा होती थी उसके कारण ये सब हुआ था, ठीक है। फ्रांस के जो शासक थे, फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था जिसे वेस्लेस कहते थे। फ्रांस के शासक जो थे वो लोगों से क्यों जुड़ पाए? क्योंकि वेस्लेस नाम की एक प्रथा थी। ये प्रथा जो थी ये जर्मन मूल के लोगों, जिसमें फ्रैंक लोग भी थे, इनके समाज में विद्यमान थी। यानी ये जो वेस्लेज प्रथा है ये रियल में कहाँ की थी? ये जर्मन की थी, ठीक है। जर्मन मूल के जो लोग होते हैं उनमें होती थी, और फ्रैंक जो लोग होते थे ये भी जर्मन के ही होते थे। फ्रैंक जो जनजाति है, ठीक है, इनमें ये प्रथा होती थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग ये दोनों ही राजा के अधीन होते थे। जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं जो हजारों एकड़ों तक हो सकती थी, ऐसी जमीनों के जो मालिक होते थे, जो अभिजात वर्ग होते थे, ये दोनों ही राजा के अधीन होते थे। यहाँ पे हमको क्या समझ में आया है? जो आपको याद रखना है, ये क्रम याद रखना है। सबसे ऊपर होता है राजा, जिसको हम कहते हैं सम्राट, सबसे ऊपर है। फिर इसके नीचे आ जाता है अभिजात वर्ग, ठीक है। सभी जो हैं वो राजा के नीचे ही आएंगे। नीचे का मतलब है क्रम में इनके नीचे, ठीक है। यानी सबसे ऊपर राजा, फिर दूसरा वर्ग, फिर तीसरा वर्ग, इस तरीके से पूरा एक क्रम होता था, ठीक है। फिर अभिजात उसके अंडर में आ जाते थे। जबकि जो कृषक होते हैं वो भूस्वामियों के अधीन होते थे, ठीक है। यानी जो किसान हैं वो किसके अंडर में आ जाएंगे? वो अभिजात के अंडर में आ जाएंगे। अभिजात कौन है? भूस्वामी है। भूस्वामी जिनके पास बहुत सारी भूमि है, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा क्या था? एक क्रम था समाज का। आगे देखते हैं। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था और आपस में वचनबद्ध होते थे। यानी राजा जो है वो सबसे ऊपर है, और राजा को किसने स्वामी मान लिया है? अभिजात वर्ग ने, ठीक है। अभिजात वर्ग ने इसको अपना, ये रहा, अभिजात वर्ग ने इसको अपना क्या मान लिया है? स्वामी मान लिया है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के प्रति निष्ठा के लिए वचनबद्ध होते थे। आगे देखो, लॉर्ड दास की रक्षा करता था। दास भी होते थे उस समय में, तो दासों की रक्षा लॉर्ड करता था। बदले में वो उसके प्रति निष्ठावान रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? लॉर्ड, जिसको हम सामंत कहते हैं, दास उसके अंतर्गत आ जाता है। अब दास क्या होते हैं? दास इनके लिए काम करते थे, लॉर्ड के लिए, तो लॉर्ड भी उनकी रक्षा करते थे, कहते थे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन संबंधों में जो रीति रिवाज होती थी, जो शपथ होती थी, शपथ वगैरह ली जाती थी, वो चर्च में जो बाइबल होती है उसकी शपथ लेकर ली जाती थी, ठीक है। जैसे कि कोई दास है, अपना जो स्वामी है, उसका जो लॉर्ड है, उसके प्रति जब वो शपथ लेगा कि भाई मैं, वो चर्च में बाइबल की शपथ लेगा, पहले बाइबल की शपथ लेकर कहेगा कि भाई मैं अपने लॉर्ड के प्रति वफादार रहूंगा आजीवन, यानी पूरे जीवन अपने लॉर्ड के लिए काम करूंगा, ठीक है। इस तरीके से शपथ ली जाती थी। ये जो समारोह होता था इसमें दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी या एक मिट्टी के डले के रूप में दी जाती थी। देखिए क्या होता था कि जो भूमि जो होती थी इसमें दास को भूमि दी जाती थी, ठीक है, दान में मिल जाती थी। तो वो इसी जो ये जो समारोह होता था यहीं पे इनको कुछ जमीन दे दी जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अभिजात वर्ग की समाज में एक विशेष हैसियत होती थी, क्योंकि आपको पता अभिजात वर्ग जो है समाज में बहुत ताकतवर है, पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा जमीन है इसके पास, इसलिए इसकी हैसियत भी बहुत विशेष होती थी। उनका अपनी संपदा, यानी इनकी जो संपत्ति होती थी उसका स्थायी तौर पे पूरा नियंत्रण होता था, ठीक है, कंट्रोल पूरा इनके हाथ में होता था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। सामंती सेना, ठीक है, ये इनकी सामंती सेना कहलाती थी। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, अगर ये चाहें तो खुद का न्यायालय भी लगा सकते हैं, अपनी कोर्ट लगा सकते हैं। यहां तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते हैं, ये चाहें तो अपनी मुद्रा भी चला सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे, ठीक है। इनकी भूमि पे जितने भी लोग रहते थे उन सबके ये मालिक होते थे।
ये विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी होते थे, खूब सारी इनके पास जमीनें होती थी, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, उसके स्वामी होते थे। इनकी जमीनों पे इनका घर होता था, ठीक है, इनके खुद के खेत हुआ करते थे, इनके जानवरों के लिए चरागाह होते थे, और इनके इनके जो किसान होते थे, जो इनके यहाँ पे मतलब एक किराए पे काम करने वाले किसान थे, उनके भी घर होते थे, उनके भी खेत इन्हीं में होते थे, और ये मेनर कहलाता था। अब यहाँ पे मेनर आपको समझना है दोबारा से, ठीक है, मेनर आपको समझना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, एक बहुत बड़ी जमीन है, ठीक है, मान लो ये एक इतनी बड़ी जमीन है जो कई एकड़ में बसी हुई है, ठीक है। अब ये जो भूमि है, इसका मालिक जो होता है वो कौन होता है, जो अभिजात वर्ग है, ठीक है, जो इसका भूमि का स्वामी है वो उसका मालिक है। अब इस भूमि में, ठीक है, वो अभिजात वर्ग का खुद का घर होगा, उसके खुद के खेत होंगे, ठीक है, उसके खुद के चरागाह होंगे जहां पे उसके जानवर वगैरह चरेंगे, ठीक है। उसके जो किसान होते हैं, जो उसके लिए काम करते हैं, वो किसान के घर भी उसी जगह पे होंगे, ठीक है, उनका भी खेत यहीं पे होगा। तो इस तरीके से बहुत बड़ी जमीन जो होती थी, पूरी एक जागीर मान लो, इसको मेनर कहा जाता था, ठीक है। क्या कहलाता था ये, मेनर कहलाता था। तो मेनर पेपर में आ सकता है, तो मेनर आए तो आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। आगे देखो, इनकी व्यक्तिगत भूमि, इनकी जो पर्सनल भूमि थी, वो कृषकों के द्वारा जोती जाती थी, क्योंकि आपको पता है जो अभिजात वर्ग है, पैसे वाला है, खूब भूमि है, तो खुद से तो वो खेती करेगा नहीं, तो किसानों के द्वारा अपनी भूमि पे खेती करवाता था, ठीक है। इनको जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था। जब जरूरत पड़ती थी तो ये पैदल सैनिक के रूप में भी काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, किसान जो है कितने सारे काम कर रहे हैं, कृषक जो है कई सारा काम कर रहा है। किसान खेत में खेती तो कर ही रहा है, लेकिन मान लो कभी उसके लॉर्ड को, उसके मालिक को, उसके अभिजात को, उसको सेना की जरूरत पड़ती है, तो वो सैनिक के रूप में भी किसान काम कर रहा है। अब सोचो, किसान खेती भी करता है और पार्ट टाइम में कभी जरूरत पड़ गई तो सैनिक के रूप में भी काम करता है, और साथ ही अपने खेतों पर भी काम करता है, यानी खुद के खेत पे भी काम करेगा, लॉर्ड के खेत पे भी काम करेगा, सैनिक के रूप में भी काम करेगा। कितनी सारी जिम्मेदारी जो होती थी वो कृषक पे होती थी, ठीक है, किसान पे होती थी। अब मेनर की जागीर की बात करते हैं। लॉर्ड के पास अपना मेनर भवन होता था, जिसमें बहुत लग्जरी घर होता था। लॉर्ड का कई गांवों पे नियंत्रण होता था, ठीक है। कई लॉर्ड तो अनेकों गांवों के मालिक होते थे, यानी उनके पास 10 20 30 30 40 40 गांव होते थे, उनके भी मालिक होते थे कई सारे जो लॉर्ड होते हैं। इतना मतलब इनका वर्चस्व होता था, ठीक है। किसी छोटे मेनर, कोई मान लो छोटा मेनर है, कोई छोटा जमीन है, उसकी जागीर में भी अगर आप देखोगे तो दर्जन भर, मतलब वो हो सकते हैं दर्जन भर जागीरें, या फिर 50 से 60 परिवार वहां पे रह सकते हैं छोटे मेनर में भी। रोजाना का जो डेली लाइफ में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं, जैसे तेल, साबुन, शैम्पू वगैरह, ये जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, वो सब यहाँ मिल जाती थी, क्योंकि यहाँ पे दुकानें वगैरह कुछ ना कुछ होती थी, जिससे कि उनको उनकी जो डेली लाइफ की जो चीजें हैं वो आसानी से वहाँ पे उपलब्ध हो जाती थी, ठीक है। अनाज जो थे वो खेत में उगाए जाते थे। लोहार, बढ़ई हो गए, ठीक है, ये सब लॉर्ड के जो औजार वगैरह हैं, हथियार हैं, उसको देख रेख करते थे, उसकी मरम्मत करते थे। इस तरीके से होता था। यहाँ पे राजमिस्त्री रहा करते हैं, राजमिस्त्री मतलब जो घर बनाने का काम करते हैं, राजमिस्त्री यहाँ पे रहते थे, ठीक है। इनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें यहाँ पे कपड़े बनाया करती थी, और बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीडक में काम किया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा सिस्टम चलता था लॉर्ड की जागीरों में, ठीक है। जागीरों में बड़े बड़े जंगल होते थे, वहां पे लॉर्ड शिकार करने जाते थे, वहां पे चरागाह होते थे, वहां पे उनके पशु चारा चरा करते थे, ठीक है। यहाँ पे चर्च भी होती थी, सुरक्षा के लिए दुर्ग भी होते थे। इंपॉर्टेंट है, पहले दुर्ग दुर्ग क्या होते हैं, किले होते हैं, यानी खुद की चर्च तो है इनके पास, और इनके पास किले भी हैं सुरक्षा के लिए। 13वीं सदी में अगर हम देखें, 13वीं सदी से कुछ दुर्ग को बड़ा बनाया जाने लगा था, और ये नाइट के परिवार का निवास स्थल होता था। 13वीं सदी के बाद देखा जाए, कुछ किले ऐसे होते थे, दुर्ग ऐसे होते थे जो बहुत बड़े बनाए जाने लगे थे। यहाँ पे नाइट और उसका परिवार रहा करता था। अब ये नाइट कौन है भाई, ये नाइट है योद्धा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सैनिक होते थे। क्योंकि देखो, छोटा मोटा कोई युद्ध है तो आप किसान को चलो बोलो चल सेना बन जा, सैनिक बन जा और चल लड़ने, वहां पे तो काम चल जाएगा। लेकिन कोई बड़ा युद्ध हो तो वहां पे किसान उस तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। वहां पे प्रोफेशनल एक आर्मी होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक सैनिक होना चाहिए जिसको पूरा युद्ध के बारे में जानकारी हो। तो नाइट जो होते थे वो योद्धा होते थे, वो प्रोफेशनल होते थे, ठीक है। तो इसलिए नाइट को भी रखा जाता था। इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। नॉर्मन विजय से पहले कोई जानकारी नहीं मिलती है। इनका विकास जो है सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक, प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था, क्योंकि जब सामंतवाद व्यवस्था आई थी तो उसमें इसका इस्तेमाल होने लगा था। उससे पहले इसका कोई खास आपको नहीं मिलता सबूत, ठीक है। मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि मेनर में खेत है, वहाँ पे बहुत तरह की चीजें हैं, वहाँ पे दुकानें हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं खुद से सारी चीजें प्रोड्यूस तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको नमक हो गया, चक्की का पार्ट हो गया, धातु के बर्तन हो गए, ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं बाहर से लेना पड़ता है ना। मेनर के अंदर थोड़ा सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे लोड मतलब जो लग्जरी जीवन जीना चाहते थे, जो बिल्कुल करोड़पति लोगों की तरह लाइफ जीना चाहते थे, ठीक है, जो महंगे महंगे चीजें खरीदते थे, खूब सारे गहने खरीदते थे, जो कि लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे उपलब्धि नहीं थी, तो ऐसे में क्या करना पड़ता था, ऐसे में उन चीज़ों को बाहर से खरीदना पड़ता था, क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर से ही मंगानी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से भी होता था कि जो लोग लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे वो भी बाहर से चीज़ों को मंगाया करते थे, ठीक है। नाइट कौन होते हैं, योद्धा होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, समझते हैं इनको। देखो यूरोप में 9वीं सदी से ज़्यादातर स्थानीय युद्ध होते रहते थे, यानी यूरोप में 9वीं सदी से क्या होता था, स्थानीय युद्ध होते थे। युद्ध के लिए किसान, जो कृषक सैनिक हैं, ये काफ़ी नहीं थे, क्योंकि किसानों से छोटे मोटे युद्ध करवाए जा सकते हैं, लेकिन बड़े युद्ध के लिए और बार बार कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें किसान से काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। इसलिए ज़रूरत थी कुशल अश्वसेना की। कुशल अश्वसेना की ज़रूरत जब पड़ी तो एक नए वर्ग की डिमांड बढ़ गई। इसी नए वर्ग को हम नाइट्स कहते हैं, जो कि कुशल थे, सैनिक थे, ठीक है। ये लॉर्ड की उसी प्रकार से, लॉर्ड से संबंधित थे जिस प्रकार से राजा समझो, जैसे राजा से जिस प्रकार लॉर्ड संबंधित है, उसी प्रकार से नाइट जो है लॉर्ड से संबंधित है। यानी राजा के प्रति वफादार कौन रहेगा, लॉर्ड वफादार रहेगा, और नाइट किसके प्रति वफादार रहेगा, नाइट लॉर्ड के प्रति वफादार रहेगा। यानी दोनों एक दूसरे से उसी प्रकार से संबंधित थे, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दे देते थे, जिसको फीफ कहा जाता था, ठीक है। तो फीफ क्या है, फीफ भूमि का एक टुकड़ा है, ठीक है, जो लॉर्ड दे रहा है। किसको दे रहा है लॉर्ड, ये भूमि का टुकड़ा नाइट को दे रहा है, ठीक है, यानी योद्धा को दे रहा है, और उसकी रक्षा करने का वचन देता था कि भाई ठीक है, आपने मुझे भूमि दे दी है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। फीफ जो है उसको उत्तराधिकार में भी पाया जा सकता है। जैसे मान लो किसी लॉर्ड ने किसी नाइट को, मान लो कोई ए नाम का कोई नाइट है, कोई योद्धा है, उसको कोई जमीन दे दी, अब वो अपने बच्चों को भी वो जमीन दे सकता है उत्तराधिकार में, ठीक है, यानी उसकी वो संपत्ति हो जाती थी, ठीक है। ये 1000 से 2000 एकड़ या उससे भी बड़ी हो सकती थी, यानी सोचो कितनी बड़ी बड़ी जमीन है, जिसमें नाइट और उसका परिवार वगैरह रहा करता था। उसकी पंचक्की होती थी, मदिरा संपीडक वगैरह होता था, वहाँ पे शराब वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है। और उसके परिवार के लोग होते थे, घर होता था, चर्च वगैरह जो होता था, चर्च में रहने वाले जो व्यक्ति होते थे, उन सब की व्यवस्था जो होती थी उसके अंदर ही हो जाती थी, उस भूमि के अंदर ही हो जाती थी, ठीक है। सामंती मेनर की तरह फीफ की भूमि को भी कृषक जोतते थे, क्योंकि जो योद्धा हैं वो खुद से तो करेंगे नहीं, तो कृषक उनकी भूमि को जोता करते थे, उस पर खेती करते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम दे देता था, ठीक है, और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन दे देता था कि भाई मैं आपके सामने आपके साथ हूँ, कभी भी आपका युद्ध होता हो तो आप मुझे बताना, मैं आपके सामने आपके साथ लड़ूंगा, ठीक है, आपके लिए लड़ूंगा, इस तरीके से वचन दे देता था। आगे देखो, अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट जो थे वो डेली बाड़ बनाते थे, घेराबंदी करते थे, पुतलों के साथ रण कौशल करते थे, ठीक है, अपने बचाव के लिए अभ्यास करते थे। कहने का मतलब क्या है कि नाइट कौन है, योद्धा है, उनका काम क्या है, युद्ध लड़ना है, ठीक है, अपने लॉर्ड की रक्षा करना है। अब ऐसे में उनको अपनी ताकत बनाए रखनी है, तो ऐसे में वो प्रैक्टिस करा करते थे, रण कौशल करते थे, बचाव के तरीके ढूंढते थे, बाड़ बनाया करते थे, यानी मेहनत का काम करते थे, जिससे कि वो लड़ने के योग्य रहे। नाइट अपनी सेवाएं दूसरे लॉर्ड को भी दे सकते थे, लेकिन जो सबसे पहला उसका लॉर्ड है उसके प्रति उसकी वफादारी ज्यादा होती थी, ठीक है। 12वीं सदी में क्या होता था, गायक फ्रांस के मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते थे। हुआ क्या था कि जो सिंगर होते थे उस समय में, आज के समय में टीवी वगैरह हो गया या रेडियो वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें तो नहीं होती थी उस समय में, तो क्या करते थे, जो सिंगर होते थे वो गली गली घूमा करते थे, वो राजाओं के लिए गीत गाया करते थे, उनकी वीरता के गीत गाते थे, ठीक है। वो जो नाइट्स होते हैं उनकी वीरता के गीत गाते थे, लोगों को घूम के गीत सुनाया करते थे। हालांकि कई बार वो थोड़े ज्यादा ही काल्पनिक बातें भी गा देते थे, यानी कुछ ऐसी बातें कर देते थे जो मतलब बढ़ा चढ़ा के करने वाली बातें थी। इनको घुमक्कर चारण कहा जाता था, क्योंकि घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह पे लोग क्या करते थे, गीत सुनाते थे, ठीक है। उस समय में इतनी पांडुलिपियां नहीं होती थी, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो गीत वगैरह उस समय में चला करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं भिक्षु की। ये भिक्षु कौन होते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, इनको मॉन्क कहा जाता है, समझते हैं। देखिए, चर्च में पादरी वगैरह रहते थे, चर्च के अलावा कुछ विशेष श्रद्धालु
ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था भी थी। जैसे कि कुछ बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे जो पादरियों के बिल्कुल अपोजिट होते थे। जैसे पादरी है उनकी तरह नहीं है ये, लोगों के जैसे पादरी हैं लोगों के बीच में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं थे। ये मॉन्क होते हैं। मॉन्क क्या करते हैं, ये एकांत में अकेले जीवन जीना पसंद करते हैं, ये भीड़ भाड़ लोगों के बीच में नहीं रहते। ठीक है, तो इनके बारे में समझते हैं। ये धार्मिक समुदायों में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, एबे में रहते थे। एबे कहा जाता है इसको, मोनेस्ट्री भी कहा जाता है, मठ भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा करते थे। यहाँ पे ज्यादातर क्या होता था, मनुष्यों की आम आबादी से बहुत दूर है। मठ जो बनाए जाते थे, आश्रम जो होते थे, वो लोगों की आम आबादी से दूर कहीं शांत जगह पे बनाया जाता था जहाँ पे लोग आते जाते ना हो। यहाँ पे ये लोग रहा करते थे और एक गुमनाम जिंदगी बिताते थे। ठीक है, पूजा पाठ करते थे। तो देखिए कुछ इस प्रकार के मठ होते थे यूरोप में। आगे चलते हैं। दो सबसे जो फेमस मठ थे उसमें एक नाम आता है 529 में इटली में जो स्थापित हुआ था, जिसको कहा जाता है सेंट बेनेडिक्ट। पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित हुआ था, इसको क्लूनी कहा जाता है, क्लूनी मठ। ठीक है, भिक्षु जो है वो काम क्या करते थे, भिक्षु एक बार अगर कोई बन जाता है तो वो मठ में रहेगा, सारा जीवन अपना सारा समय प्रार्थना करने में बिताएगा, पढ़ाई करने में बिताएगा, कृषि का काम करने में बिताएगा। ठीक है, यानी वो व्रत ले लेता था कि मैं पूरे जीवन में खेती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अध्ययन करूंगा। ठीक है, पादरी के बिल्कुल अपोजिट होते थे। भिक्षु की जिंदगी में पुरुष और स्त्री दोनों आ सकते थे। ठीक है, पादरी में पुरुष ही होते थे, लेकिन भिक्षु जो है वो पुरुष भी बन सकता है और स्त्री भी बन सकता है। ठीक है, पुरुष भिक्षु जो है उसको मॉन्क कहा जाता है, और महिला यानी स्त्री भिक्षु जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको नन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, नन जो है वो महिला होती है और मोंक जो है वो पुरुष होता है, और दोनों ही भिक्षु होते हैं। कुछ ओबे को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर ओबे जो होते थे उसमें एक लिंग के ही व्यक्ति रहते थे। कहने का मतलब है जैसे जो पुरुषों का एबे है यानी पुरुषों का मठ है तो उसमें केवल पुरुष ही रहेंगे। ठीक है, वहां पे स्त्री नहीं आ सकती। स्त्री का जो मठ है उसमें स्त्री नन ही रहेगी, उसमें पुरुष नहीं आ सकते। इस तरीके से पुरुषों के मठ अलग हो गए और स्त्री के मठ जो है वो अलग हो गए। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग ओबे होता था, यानी मठ होते थे, मोनेस्ट्री होते थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणी भी विवाह नहीं कर सकते, यानी जिस प्रकार से पादरी जो बनेगा वो जीवन भर विवाह नहीं करेगा, उसी प्रकार से जो भिक्षु या भिक्षुणी बनेगा वो भी कभी विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, विवाह अलाउड नहीं था। 13वीं सदी से भिक्षुओं का एक अलग समूह भी आया, ये भी याद रखना है, ये फ्रायर कहलाए। अब यहाँ पे हमने दो प्रकार के धार्मिक लोगों के बारे में पढ़ा। एक तो पादरी हैं जो कि आम लोगों के बीच में नगरों में गांवों में रहते हैं। ठीक है, चर्चों में दिखते हैं। दूसरा जो था वो भिक्षु था। अब भिक्षु में लड़की भी है, लड़के भी हैं, यानी मॉन्क भी है, नन भी है, जो कि मोनेस्ट्री में रहते हैं। अब तीसरा वर्ग आ गया है जो इसे हम फ्रायर कह रहे हैं। फ्रायर कौन होते हैं भाई, फ्रायर ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला कि हम तो मठ में नहीं रहेंगे, यानी हम तो भाई मठ में ही नहीं रहेंगे। ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे घूमेंगे, घूम घूम कर हम भिक्षा मांगेंगे, लोगों को उपदेश देंगे, यानी लोगों को हम ज्ञान की बातें बताएंगे, धर्म की बातें बताएंगे और उपदेश देंगे, और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, क्योंकि भाई अब इंसान है तो खाएगा, तो खाने के लिए हम क्या करेंगे, भिक्षा मांगेंगे। जो भी हमको खाने को मिल जाएगा हम उससे ही अपना जिंदगी चलाएंगे और इसी तरीके से रहेंगे, पर हम मठ में नहीं रहेंगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा चर्च और समाज, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, जो यूरोप वासी थे यानी जो यूरोप के लोग थे, यूरोप में रहने वाले जो लोग थे वो क्या बन चुके थे, क्रिश्चियन बन चुके थे। ठीक है, वहां पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था, लेकिन अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े जो उनके पुराने विश्वास थे इन्होंने उनको नहीं छोड़ा। यानी ये क्रिश्चियन तो बन चुके हैं, ईसाई धर्म को इन्होंने अपना लिया, लेकिन ये जो पुरानी जो चमत्कार वाली जो इनकी रूढ़िवादिता वाली चीजें थी उसको इन्होंने नहीं छोड़ा था। ठीक है, 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन चुकी थी, यानी कैलेंडर की दो महत्वपूर्ण डेट बन चुकी थी, एक तो क्रिसमस और दूसरा है ईस्टर। ठीक है, क्रिसमस जो ईसा मसीह है उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ईस्टर किस रूप में मनाया जाता है कि जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था, उसके ऐसा माना जाता है कि सूली पे चढ़ाने के तीसरे दिन के बाद वो पुनर्जीवित हो गए थे। ठीक है, तो उनके पुनर्जन्म के रूप में या फिर पुनरुत्थान के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये दोनों ही जो त्योहार हैं इनके कैलेंडर में मुख्य बन चुके थे। 25 दिसंबर को जो क्रिसमस मनाया जाता था, इस दिन जो ईसा मसीह है उनका बर्थडे मनाया जाता है, यानी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, इस त्योहार ने
एक पुराने जो रोमन त्योहार था उसका स्थान ले लिया। यानी पहले जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था कभी ये, तो रोमन त्योहार मनाया जाता था। अब उस त्योहार की जगह ये लोग क्रिसमस को मनाने लगे हैं, ठीक है। और ईस्टर यानी कि जिसमें उनको सूली पे चढ़ाया गया था, ठीक है, सूली पे चढ़ाने के माना जाता है 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हुए थे, तो ये इसका प्रतीक है। यानी ये 2 त्योहार यहाँ पे मनाए जाने लगे थे जो कि इनके लिए, क्रिश्चियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इस समय क्या होता था, काम से दबे हुए जो कृषक होते हैं, यानी जो किसान होते हैं, जो बेचारे पूरे साल बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो इन पवित्र दिनों में उनको छुट्टियां मिलती थी, ठीक है। उनके लिए ये एक तरह से हॉलीडे हो जाता था, इनका छुट्टी वाला दिन होता था। ये इसका स्वागत करते थे। क्यों करते थे भाई? क्योंकि इनको उस दिन मजा आता था, इनको छुट्टी मिल जाती थी आराम से, इनको कोई काम नहीं करना होता था, रिलैक्स हो सकते थे। जैसे आप पूरे दिन स्कूल जाते हो डेली, आप संडे आता है तो आप संडे को का इंतजार करते होंगे, है ना। इसी तरीके से ये लोग भी इस दिन का इंतजार करते थे, क्योंकि इन दिनों में इनको कोई काम नहीं करना पड़ता था, ठीक है। वैसे तो ये दिन जो होता था वो प्रार्थना के लिए होता था, यानी प्रेयर की जाती थी। लेकिन जो लोग होते थे ज्यादातर वो क्या करते थे, इन दिनों में मौज मस्ती किया करते थे, पार्टी करते थे, ठीक है, दावतें किया करते थे। तो इस तरीके से एंजॉय करते थे लोग, खुशी का दिन होता था इनके लिए, खुश होते थे, ठीक है, रिलैक्स रहते थे। फिर तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा किया करते थे। ये लोग कहाँ पे जाते थे? ये 2 जगह पे जाते थे। पहला तो था शहीदों की समाधि, यानी जहाँ पे इनके शहीदों की समाधि होती थी उस जगह पे जाते थे। दूसरा होता था गिरजाघर, यानी ये बड़े बड़े गिरजाघरों में जाते थे, ठीक है। इन 2 जगहों पे ये लोग जाया करते थे। तो समाधि कुछ इस प्रकार से हो जाएगी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ठीक है। और गिरजाघर यानी चर्च जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, इनमें ये लोग जाया करते थे। अब बात करते हैं तीसरे वर्ग की, ठीक है। पहले 2 वर्ग हम पढ़ चुके हैं, पादरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब तीसरे वर्ग की बात करेंगे जिसमें आ जाते हैं कृषक, यानी कि किसान। अब किसान जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं स्वतंत्र किसान और एक होते हैं बंधक किसान, ठीक है। स्वतंत्र किसान और बंधक किसान में क्या अंतर है इसको आगे देखेंगे। इनको दास किसान भी कहा जाता है, ठीक है। समझते हैं इसको। देखिए, किसान वर्ग जो है ये तीसरा वर्ग था, और ये बहुत बड़ा जनसमूह था। यानी जनसंख्या को अगर हम देखें, ठीक है, जनसंख्या में पादरी जो थे वो कुछ गिने चुने लोग ही थे। फिर अभिजात वर्ग जो थे ये भी कुछ गिने चुने लोग ही थे। लेकिन जो सबसे बड़ा वर्ग था, यानी सबसे बड़ी जनसंख्या जो थी वो इन्हीं की थी, कृषकों की, यानी कि किसानों की, ठीक है। जो कि 2 वर्गों का भरण पोषण करते थे। यानी 2 वर्ग कौन से? इनसे पहले जो 2 वर्ग हैं, एक तो पादरी वर्ग का भरण पोषण का काम ये करते थे, और दूसरा जो अभिजात वर्ग था उसका भरण पोषण का काम करते थे, ठीक है। किसान 2 प्रकार के होते थे, एक होते हैं स्वतंत्र किसान और एक होते हैं दास किसान, ठीक है, जो दास कृषि किया करते थे। पुरुष जो होते थे उनको सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था, यानी जो भी पुरुष हैं उनको सेना में अपना योगदान जरूर देना होता था, ठीक है। कितने दिन के लिए? कम से कम आप ये मान लो कि 1 साल में कम से कम 40 दिन तक उनको सेना के लिए काम करना होता था। ये कंपलसरी होता था पुरुष के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पे जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या फिर उससे अधिक दिन निश्चित करने पड़ते थे। यानी जो लॉर्ड है, लॉर्ड की जो जमीन है, उसकी जो जागीर है, वहां पे किसान लोग काम करते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो किसानों को कितना टाइम देना पड़ता था, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि कम से कम 1 हफ्ते में उनको 3 दिन या फिर उससे ज्यादा दिन, मान लो 3 से 4 दिन उनको काम करना ही होता था, निश्चित करना होता था कि हम लॉर्ड की जमीन पे खेती उस दिन जाके करेंगे, ठीक है। और इस श्रम के बदले आपके मन में आएगा कि भाई अगर किसान उसके खेत पे खेती करता है तो क्या उसको पैसा मिलता है उसके बदले? तो देखते हैं। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, यानी किसानों की मेहनत से जो होने वाला उत्पादन होता है उसको श्रम अधिशेष कहा जाता है, ठीक है, जो कि लॉर्ड के पास जाता है, किसान को नहीं मिलता। किसान ने जाके खेती कर ली, जो भी फसल वगैरह जो भी होगी वो लॉर्ड की हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा उनसे अन्य श्रम कार्य, उन मतलब खेती के अलावा और भी उनसे काम करवाए जाते थे, मेहनत वाले काम। जैसे मान लो कोई गड्ढा खोदना हो गया, ठीक है, जलाने के लिए मान लो लकड़ियां इकट्ठी करनी है, बाड़े बनानी है। बाड़ बनाने का मतलब होता है जैसे 4 दीवारी टाइप की करना। खेतों की बाड़ नहीं बनाते थे, खेतों में 4 दीवारी कर देते ताकि जानवर वगैरह उसके अंदर ना जाए, ठीक है। डंडा वगैरह गाड़ के या फिर मान लो सीमेंट का वो गाड़ के उसमें तार लगा दी जाती है, उस तरीके से बाड़ बनाने का काम करते थे। सड़क या फिर मान लो कोई बिल्डिंग है उसकी मरम्मत करने का काम करते थे, तो ये काम करा करते थे। और इसके बदले में उनको कोई पैसा नहीं मिलता था, उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, ठीक है। उनसे ऐसे ही ये काम करा लिया जाता था।
खेतों में मदद करने के अलावा उनके जो बच्चे होते थे या किसानों के, या उनकी जो स्त्रियां होती थी, उनकी जो पत्नी होती थी, ठीक है, इनको अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। जैसे जो महिला थी वो सूत काटने का काम करती थी, कपड़े की बुनाई वगैरह करने का काम करती थी, मोमबत्ती बनाने का काम करती थी, ठीक है। लॉर्ड के पीने के लिए, लॉर्ड शराब वगैरह पीते थे तो ये अंगूरों से रस निकाला करते थे, ठीक है, और उससे मदिरा यानी कि शराब बनाते थे। तो ये सारा काम महिलाओं और बच्चों को भी करना पड़ता था। इसके साथ ही एक टैक्स भी लिया जाता था इनसे, ठीक है, जो प्रत्यक्ष कर था, डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, जिसे राजा लेता था। किससे लेता था? राजा उस टैक्स को ले रहा है, किससे ले रहा है? कृषक से ले रहा है। यानी कि राजा कभी कभी किसानों पे एक टैक्स लगा देता था जिसको टैली कहा जाता है। तो पेपर में अगर टैली पूछा जाए तो आपको बता देना कि ये एक प्रकार का टैक्स था जो कि राजा कभी कभी किसानों पे लगा दिया करता था। लेकिन एक और बात याद रखनी है, ये टैक्स पादरी को नहीं देना है, ठीक है। ये टैक्स किसको देना है? केवल और केवल किसान पे ही लगाया जाता था। ना तो इसको कोई पादरी देगा और ना ही कोई इसको अभिजात वर्ग देगा, यानी ना तो कोई पहले वर्ग से देगा ना ही कोई दूसरे वर्ग का देगा। यह टैक्स केवल और केवल कृषकों से लिया जाता था। तो आप एक तरह से समझ सकते हो कि किसानों पे कितना ज्यादा बर्डन है, ठीक है। उनसे कितना काम करवाया जाता है, अपने खेत पे भी काम करते हैं, लॉर्ड के खेत पे भी काम करते हैं, वहां पे उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, उनके बीवी बच्चे भी उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, उन पर टैक्स भी लगा दिया जा रहा है। तो इतना ज्यादा कृषकों के साथ एक तरह से अन्याय ही होता था यहाँ पे। अब दूसरे तरह के किसान की बात कर लेते हैं। कृषिदास जो होते थे, कृषिदास जो होते हैं अपने गुजारे के लिए लॉर्ड की भूमि पे खेती करते हैं, यानी अपना जीवन अगर इनको जीना है, गुजारा करना है तो लॉर्ड के खेत पे खेती करेंगे। इसलिए उनकी अधिकार जो है, उनका अधिकार जो है उपज पर भी लॉर्ड को ही मिलता था, ठीक है। यानी इसलिए जो उनका जो ज्यादातर मतलब जो अधिकतर जो फसल होती थी वो लॉर्ड को मिल जाती थी। कहने का मतलब है कि जो कृषिदास है उसने खेती करी, उसने कुछ फसल उगाई, ठीक है, उसमें से ज्यादातर हिस्सा जो है वो किसने ले लिया? लॉर्ड ने ले लिया। इस तरीके से वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे, यानी वो ऐसे भूमि के टुकड़ों पे भी खेती करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी, यानी केवल लॉर्ड की जो होती थी उस पे ही ये खेती करते थे। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, ठीक है, और लॉर्ड की आज्ञा के बिना वो उनकी जागीर को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। कृषिदास जो थे वो केवल अपने सिर्फ अपने यानी कि केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, ठीक है, केवल लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीसेंगे, उन्हीं की तंदूर में अपनी रोटी सेकेंगे, ठीक है। उनकी मदिरा जो संपीडा के वहां पे जाके मदिरा बनाएंगे, बियर वगैरह पिया करते थे तो वो बनाया करते थे, ठीक है। लॉर्ड ये डिसाइड करेगा कि कृषिदास को किसके साथ शादी करनी है या किसके साथ शादी नहीं करनी है। अगर मान लो उस कृषिदास को कोई लड़की पसंद है और वो बताता है लॉर्ड को कि भाई मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लॉर्ड को लगता है हाँ करा देनी चाहिए, तो वो उसको अपना आशीर्वाद दे सकता है, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे आपको कृषिदास का मतलब सीधा सीधा गुलाम मान लो, ये गुलाम थे, लॉर्ड के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, जैसा लॉर्ड चाहेगा वैसा ही इनको करना होता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। जिस तरीके से एक गॉल नाम का प्रांत होता था उसका नाम पड़ गया फ्रांस, ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लैंड की भी एक कहानी है। इंग्लैंड नाम कहाँ से आया ये हमको समझना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए सामंतवाद का अगर हम विकास की बात करें तो इंग्लैंड में ये 11वीं सदी में हुआ था, ठीक है। 6ठी सदी में जो मध्य यूरोप है, अब ध्यान से समझना इस लाइन को, इसे तो फिर भी समझो ना समझो, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंगल्स, या इसको एंजिल भी कहा जाता है, इसको एंगल्स भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स और सेक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए, यानी इंग्लैंड में कौन आकर बस गए? एंगिल और सेक्सन। अब ये एंगिल और सेक्सन कौन है भाई? तो आप ये कह सकते हो कि ये एक ट्राइब थी, एक जनजाति समूह था, ठीक है। ये क्या था? एक जनजाति समूह था, सेक्सन नाम का और ये एंजल नाम का, ठीक है। ये एक जनजाति समूह था, ये बड़ी संख्या में आके इंग्लैंड में बस गए और इंग्लैंड देश का नाम पहले एंजिल लैंड कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे इनके नाम से ही पड़ा था, एंगिल लैंड कहा जाता था इसको, ठीक है। बाद में उसको एंगिल लैंड की जगह इंग्लैंड कहा जाने लगा, तो इस तरीके से इसका नाम पड़ गया था, ठीक है। फिर 11वीं सदी में नॉर्मैंडी जो था उसने ड्यूक विलियम, ठीक है, नॉर्मैंडी का जो ड्यूक विलियम है उसने क्या करा, एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार करा
और इंग्लैंड के जो सैक्सन राजा उस समय में शासन में थे उनको हरा दिया। तो देखिए नॉर्मैंडी नामक जो स्थान है वहाँ पे ड्यूक विलियम नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने अपनी सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर लिया था और इंग्लैंड में चला गया था और इंग्लैंड के राजा को, सैक्सन राजा को वहाँ पे हरा दिया था। तो अब ये जो आपने इंग्लिश चैनल पढ़ा, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? तो अगर आप देखोगे कुछ इस प्रकार से, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसको कहा जाता है इंग्लिश चैनल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये ऊपर नीचे आपको फ्रांस दिखेगा, ऊपर आपको इंग्लैंड पेरिस वगैरह, सॉरी लंदन दिखेगा, नीचे आपको फ्रांस पेरिस वगैरह दिखेगा। इसके बीच में ये जो क्षेत्र है, ये जो आपको पानी वाला क्षेत्र दिख रहा है, इसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ये क्या था, इस क्षेत्र को पार करके यहाँ पहुंच गए थे और वहां पे उनके राजा को इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में भी क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने के कारण कई बार विवाद हो जाते थे, और विवाद हो जाते थे तो कई बार इनके बीच में युद्ध भी हो जाता था, ठीक है। विलियम प्रथम ने भूमि को नपवाया, इसने क्या करा, भूमि वहां पे नपवाई और नक्शे बनवाए, और अपने जो नॉर्मन लोग थे, नॉर्मन के जो भी इनके अमीर लोग थे, इन्होंने क्या करा, 180 नॉर्मन अभिजातों में जमीन बांट दी, वहां की जमीन बांटना शुरू कर दिया, इनके हाथ में वो जमीन जो थी वो चली गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक आर्थिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक। तो सामाजिक आर्थिक संबंधों को 3 कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है पर्यावरण, ठीक है, फिर आता है भूमि का उपयोग, और फिर आता है नई कृषि टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण की कि यहाँ पे पर्यावरण कैसा था। तो देखिए 5वीं से अगर हम 10वीं सदी तक बात करते हैं यूरोप की, तो यहाँ पे क्या होता था, ज्यादातर जो एरिया था जंगल से घिरा हुआ था, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत घने घने यहाँ पे जंगल होते थे, ठीक है। इतने घने जंगल होते थे कि यहाँ पे खेती के लिए जमीन जो थी वो बहुत ही कम थी, खेत वगैरह काफी कम होते थे, ज्यादातर जगह पे जंगल होते थे। जो किसान होते थे उनके साथ बहुत अत्याचार होता था, तो वो अत्याचार से बचने के लिए वहां से यानी गांव वगैरह से भाग जाते थे और जंगल में जाके छुप जाते थे, ठीक है, वनों में जाके शरण ले लेते थे, यानी वहां पे छुप जाते थे। इस समय क्या होता था, यूरोप में जो टेम्परेचर था वो बहुत लो होता था, यानी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड होगी, यानी कि यहाँ पे बहुत तेज ठंड वाला दौर चल रहा था, ठंड बहुत ज्यादा होती थी, सर्दी इतनी ज्यादा प्रचंड होती थी और इतने लंबे समय की हो गई थी कि फसलों का उपज काल छोटा हो गया था, ठीक है। इसके कारण क्या था, कृषि की पैदावार कम हो रही थी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड होती थी और इतने लंबे समय तक यहाँ पे ठंड होती थी कि खेती करने के लिए बहुत छोटा ही समय मिलता था, तो इसलिए खेती बहुत कम हो पाती थी। खेती कम हो पाएगी तो क्या होगा, फसल भी कम मिलेगी, यानी कि पैदावार भी कम हो गई थी, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, 11वीं सदी के बाद देखें तो यूरोप में एक नया दौर शुरू होता है जिसको कहा जाता है गर्माहट का दौर, यानी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब वहां पे ठंड की जगह धीरे धीरे गर्मी होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो औसत तापमान था, जो पहले एवरेज टेम्परेचर रहता था जो कि बहुत कम होता था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इससे क्या हुआ, खेती में फायदा हुआ, क्योंकि अब भाई गर्मी वाले दिन आ रहे हैं, उतनी ज्यादा ठंड नहीं है तो खेती हो सकती है। तो किसानों को कृषि के लिए अब एक लंबा समय मिल जाता था जिसमें वो आसानी से खेती कर सकते थे, ठीक है। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण खेती उस पर आसानी से हो जाती थी। यूरोप के ज्यादातर जो भाग थे वो आपको पता है जंगल वगैरह वहां पे हुआ करते थे। अब धीरे धीरे यहाँ पे जंगलों में भी कमी आने लगी थी, क्योंकि उसको खेती वाली भूमि में बदला जा रहा था, जंगलों को कई जगह पे काटना शुरू कर दिया था और खेत बनाए जाने लगे थे, तो जंगल जो थे वो कम हो रहे थे, खेत जो है वो ज्यादा हो रहे थे, तो धीरे धीरे यहाँ पे खेती भी ज्यादा होने लगी थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक है भूमि का उपयोग। ये लोग जो थे ये खेती कैसे करते थे, जमीन का उपयोग कैसे करते थे, इसको समझते हैं। बहुत ध्यान से देखना। देखिए शुरुआत में कृषि प्रौद्योगिकी, यानी जो कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी जो कृषि की टेक्नोलॉजी थी शुरू में वो बहुत ही आदिम किस्म की थी। आदिम किस्म का मतलब है बिल्कुल मतलब बेकार किस्म की, मान लो कोई टेक्नोलॉजी वगैरह इनके पास थी ही नहीं, ऐसे ही खेती कर रहे थे, ज्यादा कुछ इनके पास था नहीं, ठीक है। अगर हम मशीनों की बात करें यानी यांत्रिक मदद की बात करें तो इनके पास केवल एक चीज होती थी, वो होती थी बैलों की जोड़ी, यानी 2 बैल होते थे और उसके कंधे वगैरह पे लगा के लकड़ी का एक हल चलाते थे, यानी कुछ इस प्रकार का हल होता है, ठीक है, लकड़ी का हल होता था ये। तो लकड़ी का हल होता था, इससे ये खेती करते थे, बस यही टेक्नोलॉजी थी इनके पास। और ये जो हल होता है ये केवल पृथ्वी की सतह को खुरद सकता है, क्योंकि देखो अगर लकड़ी वाला हल है ना और जमीन
गर्म हो चुकी है, ठीक है, मतलब जमीन में ज्यादा नमी नहीं है, तो वो ऊपर तक ही खुरच पाएगा, ज्यादा गहराई तक नहीं खुरच पाएगा। तो अच्छे से खुरच नहीं पाता था, तो उतना ज्यादा किसानों को फायदा नहीं होता था, क्योंकि भूमि की जो प्राकृतिक उत्पादकता होता है उसको पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाएगा ये, क्योंकि हल जो है लकड़ी का है। इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था, यानी खेती करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। भूमि को ये क्या करते थे, 4 साल में एक बार हाथ से खोदते थे, यानी वैसे तो ये हल से करते थे जुताई खेत की, ठीक है, लेकिन उससे काम उतना अच्छे से नहीं हो पाता था। तो ये क्या करते थे, 4 साल में एक बार हल से खुदाई करते थे, मतलब हाथ से खुदाई करते थे, जो कस्सी वगैरह होता है जिसको फावड़ा कहते हैं, कुछ इस प्रकार का औजार इस्तेमाल करके। तो सोचो अगर हाथ से खेतों की जुताई करेंगे तो कितना ज्यादा मेहनत लगेगी और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती थी और बहुत ज़्यादा उनका टाइम भी लग जाता था, ठीक है। साथ ही फसल चक्र भी जो था वो एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था, यानी फसल चक्र जो था इनका बेकार था, सही तरीका नहीं था। इन्होंने क्या करा था, जमीन जो थी उसको 2 भाग में बांट दिया था, यानी एक जमीन ये हो गई और एक जमीन ये हो गई। ये क्या करते थे, एक भाग में शरद ऋतु में यानी सर्दियों के समय में गेहूं बो देते थे, ठीक है, और दूसरे को खाली छोड़ देते थे, यानी एक पे खेती कर रहे हैं, दूसरे पे नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से करा करते थे। अगले वर्ष क्या करते थे, इस भूमि पे वो राई बो देते थे, यानी पहले गेहूं बो दिया फिर उसके बाद राई बो दिया, इस तरीके से करते थे। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे कम होने लगी, यानी उसका ह्रास होने लगा, ठीक है, और प्राय अकाल पड़ने लगे और दीर्घकालिक कुपोषण और विनाशकारी अकाल बार बार होने लगे, क्योंकि भाई देखो मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, उतनी फसल हो नहीं पा रही है जितनी इनको जरूरत है, अकाल बार बार पड़ने लगा, लोग गरीब होने लगे, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर कुपोषण होने लगा, तो इतना बुरा हाल हो गया था। लेकिन बाद में इन्होंने अपनाया नई टेक्नोलॉजी, यानी इन्होंने नई कृषि प्रौद्योगिकी को अपना लिया। जैसे ही इन्होंने नई कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया उसके बाद इनको बहुत फायदा हुआ, चमत्कारिक लाभ मान लीजिए, इतना ज्यादा फायदा हुआ, आप यहाँ पे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 11वीं सदी तक विभिन्न जो प्रौद्योगिकी है इसमें बदलाव के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस होने लगे थे। पहले क्या होता था, लकड़ी से बना हुआ जो हल था उसका इस्तेमाल होता था, अब उसका इस्तेमाल बंद कर दिया। अब किस चीज का हल इस्तेमाल कर रहे हैं, लोहे की नोक वाला हल, यानी कि मान लीजिए एक हल है, कुछ इस प्रकार का हल होता था, ठीक है, इसमें आगे लोहे की फाल लगा देते थे, यानी लोहे की नोक लगा देते थे। लोहे की नोक की वजह से वो जमीन को बहुत गहराई तक खोद पाता था अच्छे तरीके से, अच्छे से मतलब उसकी जुताई हो पाती थी, ठीक है। अब भारी नोक होती थी हल की, सांचेदार पटरे का भी इस्तेमाल ये करने लगे थे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको अच्छे से उसकी जुताई कर पा रहे थे, तो इनको फायदा होता था, ठीक है। ऐसा हल जो था वो ज्यादा गहराई तक जमीन को खोद सकता था और सांचेदार पटरा जो था सही ढंग से उसके ऊपर जो मृदा है उसको पलट सकता था। पीछे पटरा होता था, आगे खुदाई चलती थी तो पटरा उसको सही तरीके से पलट भी देता था, तो इससे इनको फायदा होने लगा, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि भूमि में जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो उपजाऊपन होता है, वो अच्छे तरीके से यहाँ पे उपयोग होने लगा था। पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार होने लगा, ठीक है। जो पशु हैं, जितने भी पशु हैं, अब उनको हल में लगाया जैसे मान लो ये बैल वगैरह को यूज करते थे, ठीक है। पहले क्या होता था, गले पे बांधा जाता था जो जुआ होता है, लेकिन अब गले की जगह वो कंधे पे बांधने लगे हैं। अब पशुओं के कंधे पे जब वो जो हल होता है तो इस तरीके से होता है, वो एक लकड़ी का फट्टा होता है, बीच में उसमें हल लगा होता है, इधर एक बैल होता है इधर एक बैल होता है, ठीक है, चलाते हैं इस तरीके से चलता है। तो अब वो गले की जगह उसके कंधे पे बांधने लगे हैं, तो पशु और ताकत के साथ खेत में जुताई कर सकता है, ठीक है। तो इससे पशुओं को ज्यादा शक्ति मिलने लगी। घोड़े के खुर जो पहले घिस जाते थे अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी थी, जिससे उनके खुर भी सुरक्षित रहते थे। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग होने लगा था, ठीक है, यानी अब वायु और जल शक्ति का इस्तेमाल करने लगा, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। यूरोप में अन्न को पीसने यानी अनाज को पीसने और अंगूर को निचोड़ने के लिए जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने बनाए जाने लगे थे, कारखानों में काम होने लगा था, ठीक है, मशीनों का इस्तेमाल होने लगा था। भूमि के उपयोग के तरीके में भी बदलाव आने लगा। सबसे क्रांतिकारी तरीका जो था वो था 2 खेत वाली व्यवस्था से अब ये आ गए हैं 3 खेत वाली व्यवस्था में, ठीक है। पहले 2 खेत वाली व्यवस्था थी, एक पे खेती करते थे एक को खाली छोड़ देते थे, ठीक है, इस तरीके से चलता था। अब आ गई है 3 खेत वाली व्यवस्था। अब टेक्नोलॉजी भी है इनके पास, अब इनके पास लोहे वाला फाल वाला हल भी है, इनके पास
ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप जाहिर सी बात है खेती अच्छे से कर पा रहे हैं। इस व्यवस्था ने कृषक जो था, इस व्यवस्था में जो किसान जो था 3 वर्षों में से 2 वर्ष में अपने खेत का उपयोग कर सकता था। ठीक है, बशर्ते एक फसल शरद ऋतु में उगाए और उसके 1.5 वर्ष के बाद दूसरी बसंत ऋतु में। ठीक है, यानी एक शरद ऋतु में कोई फसल उगा दी, फिर बाद में बसंत में उगा दी, तो इस तरीके से 2 खेतों में वो काम कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसान अपनी जोतों का 3 खेतों में बांट सकता है, यानी एक खेत ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। एक में मान लो शरद में बो देता है, दूसरे में अगर मान लो बसंत में बो देता है, तीसरी वो खाली भी छोड़ सकता है चाहे तो। इस तरीके से होता था। ठीक है, तो वे मानव उपभोग के लिए खेत में शरद ऋतु में गेहूं और राई वगैरह बो देते थे, फिर बसंत की ऋतु में मटर, सेम, मसूर, ठीक है, घोड़े के लिए जौ और बाजरा ये बो देते थे। तो अब तीसरा खेत जो था वो परती यानी खाली छोड़ा जाता था। प्रत्येक वर्ष वो तीनों खेतों का प्रयोग बदल बदल कर सकते थे। ठीक है, जो खाली है फिर उसके बाद वो उस पर बोना शुरू कर देंगे, किसी और को खाली छोड़ देंगे। अब ये खाली क्यों छोड़ते थे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि खेत को खाली क्यों छोड़ा जा रहा है। इसलिए छोड़ा जाता है ताकि उसकी जो खोई हुई उर्वरक क्षमता होती है ना, वो उर्वरक क्षमता अगर खाली छोड़ने से वापस आ जाती है, इसलिए खेत को खाली भी छोड़ दिया जाता था। यानी 2 खेत वाली व्यवस्था को छोड़ के इन्होंने 3 खेत वाली व्यवस्था अपना लिया है। ऋतुओं के हिसाब से फसलों को उगा रहे हैं। इसकी वजह से ये सुधार जो है, इसके कारण उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है, खूब फसल होने लगी, भोजन की उपलब्धता दुगनी हो गई, जो पहले अनाज मिलता था उससे 2 गुना अनाज उगने लगा। मटर और सेम जैसे पौधों को अधिक उपयोग होने लगा, जिससे कि यूरोप के जो खाने में इसका इस्तेमाल होता था, ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता था, पशुओं के लिए भी अच्छा चारा बन जाता था, तो इससे इनको फायदा होने लगा। इससे क्या हुआ, इनको खूब अच्छे, किसानों को अच्छे अवसर मिलने लगे। अब वो कम भूमि पे भी अधिक भोजन का उत्पादन आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, 13वीं सदी तक एक किसान के खेत में अगर औसत आकार को देखें तो पहले 100 एकड़ होता था, इतना ज़्यादा, उसको कम कर दिया गया, अब वो 20 से 30 एकड़ है। और 20 से 30 एकड़ में भी वो इतनी ज़्यादा फसल उगा पा रहा है कि आराम से काम चल रहा है। ठीक है, छोटी जोत हो गई, जोत का मतलब अब उनको ज़्यादा बड़ी जुताई नहीं करनी क्योंकि खेत छोटे हो गए हैं, तो वो अधिक मेहनत के साथ, अधिक कुशलता के साथ अपना काम उसमें कर सकता है। और कृषकों को अन्य परिस्थितियों के लिए भी टाइम मिल जाता था। ठीक है, अन्य जो गतिविधि हो गई, अन्य काम करने के लिए भी टाइम मिल जाता था खेती वगैरह करके। किसानों के पास पंचक्की और पवन चक्की स्थापित करने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि इसमें पैसा लगता था ज़्यादा। इसलिए क्या हुआ, इसकी शुरुआत करी लॉर्ड ने। लॉर्ड ने बोला कि भाई मैं लगाऊंगा पवन चक्की, ठीक है, मैं पैसा लगाऊंगा। किसान जो था वो खेती योग्य भूमि का विस्तार करने में लगे। उन्होंने क्या करा, खेती की भूमि बढ़ानी शुरू कर दी और फसलों की जो 3 चक्रीय व्यवस्था है इसको इन्होंने अपनाया। गांव में लोहार जो थे वो अपनी दुकानें चलाने लगे, भट्टियां वगैरह चलाने लगे, तो हर तरह का मतलब काम जो था सही तरीके से होने लगा था। अब यहाँ पे क्या था, लोहे की नोक वाले हल बनाए जाते थे, कुछ इस प्रकार से लोहे की नोक होती थी। ठीक है, घोड़े के जो पैर में नाल लगाई जाने लगी थी, उससे घोड़ा भी मतलब सही तरीके से चलता था, उसके खुर नहीं घिसते थे, तो ये सब होने लगा था। तो टेक्नोलॉजी से ये सब फायदा हुआ। अब देखो एक टॉपिक और है, हमने 3 वर्ग के बारे में पढ़ा है, एक चौथा नया वर्ग भी यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। चौथा वर्ग जो है इसको बोलता है नए नए नगर और नगरवासी, यानी नए नए नगर स्थापित हो रहे थे और नगर में रहने वाले लोग थे, वो चौथा वर्ग बन के उभर रहा था। समझते हैं, देखिए कृषि में विस्तार हुआ, हमने अच्छे से समझा है। इसके साथ साथ जनसंख्या और व्यापार जो है उसका भी नगरों में कहीं ना कहीं विस्तार होने लगा है। यूरोप की जनसंख्या अगर हम देखें तो काफी तेजी से बढ़ने लगी थी, लोगों को अच्छा खाने के लिए मिल रहा था, यानी अच्छा आहार मिलने लगा था, जिससे लोगों की जो जीवन अवधि यानी लाइफ जो है वो बढ़ गई थी। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय की बात करें तो 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष ज्यादा जी रहा था। 8वीं सदी में तो उतना नहीं जी पा रहा था, बेकार व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा जी पाता था। ठीक है, पुरुषों की तुलना में जो महिला होती थी और जो बालिका होती थी, इनका जीवन अवधि जो थी वो छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा जी जाते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद उसके जो नगर थे वो तबाह हो चुके थे, लेकिन 11वीं सदी में जब कृषि का विस्तार होने लगा तो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या जो थी उनमें जनसंख्या का भार सहने की क्षमता हो गई, और धीरे धीरे वापस से नगर जो कभी तबाह होने लगे थे वो वापस से नगर बसने शुरू हो गए थे। ठीक है, जिन किसानों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, यानी जिन किसानों के पास जरूरत से ज्यादा अनाज है, उन्हें ऐसे स्थान की जरूरत महसूस हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सकें। यानी कि अब उनके पास बहुत ज्यादा एक्सेस
अमाउंट में उनके पास अनाज पड़ा हुआ है, उतना थोड़ी वो यूज कर लेंगे, तो बचा हुआ अनाज क्या करेंगे, उनको भाई बेचना पड़ेगा। तो यानी उनको जरूरत लगी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे हम अनाज बेच सकें, ठीक है, जहां से वो अपने उपकरण और कपड़े वगैरह खरीद सकें, यानी उनको एक बाजार की जरूरत महसूस होने लगी थी। और इस जरूरत के कारण छोटे विपणन केंद्र का मतलब होता है मंडी, यानी छोटी छोटी मंडी जो होती है उनका विकास होने लगा। धीरे धीरे नगरों के लक्षण उनमें विकसित होने लगे, यानी वो मंडियां धीरे धीरे नगर बनने लगे और नगरों में लोग बसने लगे, यहाँ पे सुविधाएं होने उपलब्ध होने लगी और नगर की हवा स्वतंत्र बनाती थी। क्योंकि आपको पता है नगर जो है ना, शहरों में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा स्वतंत्र रहते हैं गाँव के मुकाबले, वो अपने से मतलब रखते हैं, एक स्वतंत्रता से सारी चीजें कर सकते हैं, ज्यादा उन पे दबाव नहीं होता। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होने लगा था। स्वतंत्र होने, कुछ ऐसे लोग थे जो कृषिदास थे, जो कि गुलाम थे, वो स्वतंत्र होना चाहते थे, तो वो छुपकर भागकर नगरों में छिप जाते थे। अगर अपने लॉर्ड की नजरों से वो 1 साल 1 दिन तक छिपा रहा, तो वो मतलब छिपने में सफल हो गया, तो कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन सकता था, ठीक है, अब वो एक आजाद आदमी बन सकता था, आजादी से वो रह सकता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर जो लोग होते थे वो स्वतंत्र कृषक होते थे या फिर भगोड़े कृषिदास होते थे, जो काम की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे, ज्यादा एक्सपर्ट लोग नहीं होते थे ये। दुकानदार और व्यापारी भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में थे, ठीक है। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्ति जैसे साहूकार लोग हो गए, वकील हो गए, इनकी जरूरत पड़ने लगी। बड़े नगरों की जनसंख्या 30,000 होती थी, ठीक है। ये कहा जाता था कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया है, यानी एक नया वर्ग बन चुका है। पहले तो हम 3 वर्ग पे पढ़ रहे हैं चैप्टर, लेकिन ये नगरों में रहने वाला एक चौथा वर्ग बन चुका था। ज्यादातर जो आर्थिक संस्था थी, इसका आधार जो था वो श्रेणी था, यानी प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित होता था, एक समूह के रूप में संगठित था। ये एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, यानी कोई भी चीज है उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस यानी उसका मूल्य और उसकी बिक्री पर कंट्रोल रखती थी, ठीक है। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था और अनुष्ठानिक समारोह के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते थे। तो कहने का मतलब एक संस्था बन चुकी थी यहाँ पे श्रेणी, जो चीजों की क्वालिटी को देखती थी, कैसी क्वालिटी है उसके हिसाब से उसका प्राइस तय करती थी, ठीक है। फिर पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। अब नगर है तो नगर की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए पहरेदार रखे गए। संगीतकार जो थे उनको प्रीति भोज और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था, यानी जो म्यूजिशियन होते थे, जो संगीतकार होते थे, जो गीत गाते थे, उनको जब कोई समारोह होता था उसमें बुलाया जाता था, ठीक है। सराय वाले यात्रियों की देखभाल भी ये लोग करा करते थे। फिर 11वीं सदी आते आते पश्चिम एशिया के साथ इनके व्यापार मार्ग भी विकसित होने लगे, पश्चिम एशिया से इनका व्यापार होने लगा था, ठीक है। स्कैंडिनेविया और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कपड़े के बदले फर और शिकारी बाज खरीदने लगे थे। उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्री यात्रा करते थे ये लोग, ठीक है। अंग्रेज व्यापारी जो थे वो रांगा बेचने के लिए यहाँ पे आया करते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में अगर हम देखें तो वाणिज्य शिल्प विकसित होने लगा था। कहने का मतलब देखो, नगर बसे, नगर के बाद क्या हुआ, पश्चिम एशिया के साथ इनके संबंध बने, फिर ये लोग अपने कपड़े बेच रहे हैं, उसके बदले में शिकार वाली चीजें खरीद रहे हैं, बाज खरीद रहे हैं, समुद्री यात्राएं करने लगे हैं लोग। तो ये सारी चीजें यहाँ पे परिवर्तन होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले क्या था कि दस्तकारों को एक मेनर से दूसरे मेनर में जाना पड़ता था, पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान हो गया। वो एक जगह बस जाते थे जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन करते थे वो, और फिर अपनी आजीविका चलाते थे, यानी एक तरह से अपनी दुकान खोल ली थी, वहीं से वो काम चला रहे थे। तो इस तरीके से शहरों में ये परिवर्तन होने लगा। जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। नगर के व्यापारी जो थे वो अमीर होने लगे, शक्तिशाली होने लगे, पैसे वाले होने लगे। इस तरीके का परिवर्तन नगरवासियों में देखने को मिला था, ठीक है। कैथेड्रल नगर जो टॉपिक है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। ये कौन से नगर होते हैं भाई? कैथेड्रल नगर कुछ इस प्रकार के होते थे यूरोप में। इनकी क्या विशेषता है इसको समझते हैं। देखिए, अमीर व्यापारी जो थे अपने धन को खर्च करने के लिए चर्चों को दान किया करते थे। जो अमीर व्यापारी होते थे, पैसा बहुत होता था इनके पास, तो ये क्या करते थे, दान कर देते थे, चर्च को पैसा दान कर देते थे। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े बड़े चर्च का निर्माण होने लगा, ठीक है। यानी कैथेड्रल क्या है? चर्च है। कैथेड्रल का मतलब है एक बड़ी चर्च, यानी एक बड़ी चर्च होती थी, व्यापारी पैसा देते थे, उस पैसे से इसको बनाया जाता था। यद्यपि वो मठों की संपत्ति थे, लेकिन लोगों के विभिन्न समूह जो थे अपने श्रम, अपने वस्तु और अपने धन से इसका निर्माण में सहयोग देते थे, ठीक है। लोग अपना अपना पैसा इसमें डोनेट करते थे जिससे कि ये बन जाए।
कैथेड्रल जो है पत्थर के बने हुए बड़े चर्च होते थे, इन्हें बनाने में बहुत साल लग जाते थे, कई वर्ष लग जाते थे। जब इनको बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आसपास का जो क्षेत्र था वो अधिक बस गया था, ठीक है। जब इनको बनाया जा रहा था तो क्या था, जैसे मान लो कैथेड्रल, यहाँ पे कोई चर्च बनाई गई, इसके आसपास के क्षेत्र में खूब सारी बसावट हो गई और ठीक है अधिक बस गया। जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए, अब लोग यहाँ पे आने लगे हैं, लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हो गए और कैथेड्रल को ऐसा बनाया जाता था कि पादरी की आवाज लोगों को जमा होने में सभागार तक आसानी से सुनाई दे, इस तरीके से इसको बनाया जाता था, ठीक है। फिर ये एक तरह से धार्मिक जगह बन चुकी थी, ठीक है। भिक्षुओं के द्वारा यहाँ पे गीत गाए जाते थे और बहुत ही मधुर सुनाई देते थे। लोगों को प्रार्थना के लिए यहाँ पे बुलाने वाली घंटियां होती थी, यानी घंटी बजा दी जाती थी, दूर दूर तक उसकी आवाज जाती थी, लोग उसको सुन के आ जाते थे। खिड़कियां जो होती थी उसमें रंग बिरंगे कांच होते थे, जो कि ऐसे कुछ रंग बिरंगे कांच होते थे कि सूरज की जब उस पर रोशनी पड़ती थी तो अंदर तक, मतलब अंदर तक भी चमकदार दिखता था, बिल्कुल सब कुछ क्लीन दिखता था, एकदम क्लियर दिखता था। और जब सूर्यास्त होता था तो सूर्यास्त के बाद यहाँ पे मोमबत्ती जला दी जाती थी, तो मोमबत्ती की रोशनी से बाहर के व्यक्तियों के लिए भी ये बहुत अच्छा लगता था, सुंदर लगता था देखने में, क्योंकि रंग बिरंगे जो कांच थे वो खिड़कियों पे उस पे चित्र बने हुए थे, जैसे बाइबल की कथाओं का उसमें वर्णन किया था, ठीक है। उसको अनपढ़ व्यक्ति भी देख सकते थे, उसको समझ सकते थे, कुछ इस तरीके से चित्र बने होते थे, चित्रों से समझ सकते थे कि क्या बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 14वीं सदी का संकट, ठीक है। क्या संकट आया इसको देखते हैं। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था वो धीमा होने लगा था। क्यों धीमा हो गया भाई, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था। इसके पीछे 3 कारण थे। वो 3 कारण क्या थे? एक तो उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऋतु में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया था, टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया था। इसकी वजह से पैदावार वाले मौसम जो थे वो छोटे हो गए थे, यानी खेती के मौसम छोटे हो गए थे और ऊंची भूमि पर फसल उगाना जो था वो बहुत मुश्किल था। तूफान आते थे, बाढ़ आते थे, जिसके कारण फार्म वगैरह नष्ट हो जाते थे, ठीक है। जिसके कारण सरकार को टैक्स करों के द्वारा कम आमदनी हुई, क्योंकि अब भाई टैक्स भी उतना नहीं मिल पा रहा है, ये सारी समस्या आ रही थी। भूमि का उपजाऊपन भी कम होने लगा था, तो खेती भी कम हो रही थी। ऐसा उचित भू संरक्षण के अभाव में हुआ, क्योंकि लोगों ने जमीन का सही से संरक्षण नहीं किया था, इसलिए भूमि का उपजाऊपन कम हो रहा था। चरागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में भी कमी आने लग गई थी, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई थी कि संसाधन कम पड़ गए थे। लोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन संसाधन घट रहे हैं, कहीं ना कहीं अकाल जैसी स्थिति यहाँ पे हो चुकी थी। 1315 से 1317 के बीच में यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके बाद 1320 के दशक में पशुओं की मौत होने शुरू हो गई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया, सर्बिया, यहाँ पे चांदी की जो खान थी उसमें भी उत्पादन जो है उसमें कमी आने लगी, तो धातु की जो कमी होने लगी थी, धातु की मुद्रा भी कम होने लगी, ठीक है। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा, यानी उसमें कुछ अन्य धातु मिलानी पड़ी। तो इस तरीके से संकट सामने था। 12वीं से 13वीं सदी में जैसे जैसे मतलब वाणिज्य में विस्तार हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, तो दूर दूर के देशों के लोग जो थे व्यापार करने के लिए यूरोप के किनारे तटों पे आने लगे थे, ठीक है। पोतों के साथ साथ उनके साथ साथ क्या था, चूहे भी आ गए। अब चूहे जो थे, उन चूहों से फैलती एक बीमारी जिसको कहा जाता है प्लेग, ठीक है। यानी एक संक्रमण फैलने लगा जिसको प्लेग कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप में 1347 से 1350 के बीच में अगर हम बात करें तो ये महामारी जो थी ये बहुत तेजी से फैली थी, लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि नगरों में व्यापार होता था, यहाँ पे लोग आए थे, उनके साथ ये चूहे भी आ गए थे, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। मठ और आश्रम में जब एक व्यक्ति, अगर मान लो मठ और आश्रम में बहुत सारे लोग रहा करते थे, एक व्यक्ति को भी अगर मान लो प्लेग हो गया ना, तो सबको वो संक्रमण होने में कोई जरा भी देर नहीं लगती थी, मतलब बहुत तेजी से ये संक्रमण फैलता था। लगभग प्रत्येक मामले में कोई भी नहीं बचता था, कहीं ना कहीं डेथ हो जाती थी लोगों की, बहुत सारे लोग मर जाते थे, ठीक है। प्लेग शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 1360 और 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं काफ़ी हुई, यानी कि प्लेग ने तो बहुत नुकसान पहुंचाया, इसके अलावा कुछ छोटी घटनाएं भी ऐसी थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730
लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई थी। ठीक है, इस विनाश लीला के साथ साथ आर्थिक मंदी से जुड़ने वाले जो सामाजिक विस्थापन हुआ वो अलग है, यानी जनसंख्या का ह्रास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हर चीज की संख्या कम होती जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं, मजदूरों की संख्या भी कम हो गई है। कृषि और उत्पादन के बीच में एक असंतुलन उत्पन्न हो गया था, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले जो लोग थे उसमें बहुत कमी आ रही थी। ठीक है, क्या हो रहा था कि कृषि उत्पादन जो है वो कृषि और उत्पादन में एक बैलेंस खराब हो चुका है। अब उतने लोग ही नहीं है जितना मतलब चाहिए, यानी लोगों की भी यहाँ पे कमी आ रही है, जिसके कारण सब कुछ बिगड़ रहा था। खरीदारों की कमी होने लगी थी, जिसके कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी आने लगी थी, क्योंकि भाई खरीदार ही नहीं थे, यानी डिमांड ही नहीं थी उतनी। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूर जो थे, जो कृषि मजदूर थे, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी थी। ठीक है, इसके कारण क्या था, उन्होंने अपनी जो मजदूरी है वो 250% तक बढ़ा दी, जिसके कारण क्या था कि भाई उन्हें रख पाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पैसा वो बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। तो ये सारी समस्या आने लगी थी। ठीक है, अब देखो समाज में क्या असंतोष फैला, इसको समझते हैं, सामाजिक असंतोष को देखते हैं। लॉर्ड की आमदनी जो थी वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई। अभिजात वर्ग की आमदनी घटने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि मजदूरी की दर बढ़ रही थी। ठीक है, कृषि संबंधी मूल्यों में गिरावट आ रही थी, क्योंकि अब देखो क्या है, पहले जैसी खेती नहीं रह गई है, मजदूर जो है उनकी संख्या कम हो गई है, मजदूर बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। अब ज्यादा पैसा देके काम करवाओगे तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। निराशा में लॉर्ड ने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया, यानी पैसे से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट थे इन्होंने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, जिसे उन्होंने हाल ही में अपनाया था, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सब खत्म कर दिया। उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया कि आप जो पहले मजदूरी लेते थे उसी मजदूरी पे काम करोगे। इसके बाद जो किसान हैं, पढ़े लिखे और जो समृद्ध कृषक थे, उनके द्वारा हिंसक विरोध आंदोलन शुरू हो गया। इन्होंने खूब लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में और 1358 में फ्रांस में, 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह कर दिया, यानी अलग अलग जगह पे किसानों ने अलग अलग समय पे विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह में क्या हुआ, इसका दमन किया गया, यानी इस विद्रोह को खत्म कर दिया गया, क्रूरतापूर्वक तरीके से उनको मारा पीटा गया। ये विद्रोह जो था इसमें बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। ठीक है, और उन स्थानों पे ये हुए थे जहाँ पे आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई थी। और इससे इस बात का संकेत मिलता है कि किसान जो थे वो पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, वो दोबारा से उस दलदल में नहीं जाना चाह रहे थे किसान। ठीक है, तीव्र दमन के बावजूद जो कृषक विद्रोह हैं उसकी तीव्रता ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि जो पुराने सामंती रिश्ते हैं, जो लॉर्ड के साथ जो रिलेशन है, अब वो दोबारा उन पर नहीं थोपा जा सकता। ठीक है, धन अर्थव्यवस्था काफी अधिक विकसित हो रखी थी, जिसको वापस से पलटा नहीं जा सकता था, सब कुछ उथल पुथल हो गया था। यद्यपि लॉर्ड जो थे वो विद्रोहों का दमन करने में सफल रहे। लॉर्ड ने क्या करा, किसानों को मारा पीटा, विद्रोह को शांत करा, लेकिन जो किसान थे उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया, ये डिसाइड कर लिया था कि गुलामी वाले पुराने दिन में वो दोबारा नहीं लौटेंगे, मर जाएंगे लेकिन दोबारा से गुलामी वाले दिनों में नहीं जाएंगे वो। ठीक है, तो ये सब हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक परिवर्तन। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए जो नए शक्तिशाली राज्य थे उस समय होने वाले आर्थिक बदलावों के समान थे। ठीक है, इतिहासकार जो थे इन राजाओं को नए शासक बोल रहे हैं, इतिहासकारों ने इन राजाओं को नए शासक का नाम दिया था। जैसे फ्रांस में हो गया लुई 11वां, ऑस्ट्रिया में हो गया मैक्स मिलन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम हो गया, स्पेन में इसाबेला हो गया, फर्डिनेंड हो गया, ये कुछ नए शासक कहलाए। ये सभी निरंकुश शासक थे, जैसा मर्जी वैसा शासन चलाते थे। इन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया अपनाई। ठीक है, एक स्थायी सेना रखी, एक स्थायी नौकरशाही रखी, यानी अपने खूब सारे कर्मचारी रखे, राष्ट्रीय कर प्रणाली यानी पूरे देश के लिए टैक्स प्रणाली रखी, स्थापित की। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत करी। स्पेन और पुर्तगाल ने क्या करा, ये देखा कि यूरोप में अगर हम समुद्र पार जाते हैं तो नई जगहों पे जाएंगे तो हो सकता है कि हमको वहाँ पे व्यापार में कुछ फायदा हो या कुछ नया मिले जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा सके, तो कुछ ऐसा सोचना शुरू करा। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला जो सामाजिक परिवर्तन था वो इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन था उसी के कारण राजाओं का शासन जो था सफल हो पाया। और यहाँ पे जागीरदारी भी समझिए, जागीरदारी और सामंतशाही जो है
ये वाली जो सामंत प्रथा है, इसके विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने में पहला मौका दिया, क्योंकि इस समय में जागीरदार भी कमजोर हो रहे थे, सामंतवादी जो सामंत थे, जो लॉर्ड थे, वो भी कमजोर हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं राजा को इसका फायदा हो रहा था, राजा मजबूत होता जा रहा था। ठीक है, शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया। जो राजा थे उन्होंने बोला कि सामंतों से टैक्स लेना इन्होंने बंद कर दिया, टैक्स नहीं लेंगे। उसके स्थान पर ये बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित जो इनकी प्रशिक्षित सेना थी, इन्होंने वो बनाई। ठीक है, जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी, यानी इन्होंने क्या करा, सामंतों से टैक्स लेना बंद कर दिया और सेना बनाई ऐसी जिसके पास बंदूक हो, जिसके पास तोप हो, जो उसको ट्रेंड हो, उसको चलाना जानती हो। फिर इन्होंने टैक्स को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ। इन्होंने टैक्स बढ़ाया जिससे इनको पैसा मिलने लगा, जिससे कि वो पहले से भी मजबूत सेना को रख सकते थे। ठीक है, इस तरह इन्होंने क्या करा, अपनी सीमाओं की रक्षा का भी विस्तार किया और अपनी राज्य सत्ता के प्रति होने वाला जो प्रतिरोध था उसको भी दबाया, यानी अपने आप को मजबूत भी करा, अपनी सीमाओं को भी मजबूत करा, और अगर कोई विद्रोह कर दे तो इन्होंने उस विद्रोह को दबा भी दिया। ठीक है, अभिजात वर्ग जो था इसका विरोध करते थे, राज्य सत्ता के विरुद्ध युद्ध हुए, विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था। ठीक है, अभिजात वर्ग था वो क्या करता था, इसका विरोध करता था। लेकिन अगर कोई सत्ता के खिलाफ विरोध करे तो उसका एक ही मुद्दा था, उसको क्या करते थे, उसको मतलब कहीं ना कहीं कैद कर लिया जाता था। ठीक है, इंग्लैंड में विद्रोह हुए जिनका 1497, 1536, 1547, 49, 53 में दमन कर दिया गया। फ्रांस में लुई जो 11 है, इन्होंने ड्यूक लोगों को राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पे भी आपको संघर्ष देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अभिजातों और स्थानीय सभाओं के जो सदस्य थे, इन्होंने भी अपनी शक्ति के जबरदस्ती हड़पे जाने का विरोध करा, क्योंकि अब राजा था भाई, शासक तो जो था वो उस तरीके का था, मतलब निरंकुश शासक था। ठीक है, वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा मजबूत रहे, तो इसलिए ये भी लोग, इन अभिजात भी इसका विरोध कर रहे थे। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले जो धर्म युद्ध था, कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच में संघर्ष हमको देखने को मिलता है इस समय। ठीक है, अभिजात वर्ग जो था इसने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक बहुत ही चालाकी वाला परिवर्तन किया। नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर इन्होंने क्या करा, जल्दी ही अपने को राजभक्तों में बदल लिया। यानी ये अभिजात समझ गए थे कि जीत तो पाएंगे नहीं शासक से, तो शासक का विरोध करने से अच्छा है कि हम उनके राजभक्त बन जाए, यानी उनको ये दिखाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। ठीक है, यानी इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले ये जो एंग्लो सैक्सन लोग थे, इनकी एक महान परिषद होती थी। कोई भी टैक्स लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। ठीक है, ये आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में बदल चुकी थी यही परिषद, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके जो सदस्य होते थे वो लॉर्ड और पादरी थे, और हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें नगर के जो गांव के जो क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते थे ये हुआ करते थे। तो इस तरीके से इनकी पार्लियामेंट चलती थी। ठीक है, राजा चार्ल्स प्रथम ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने कोई पार्लियामेंट ही नहीं बुलाई, कोई संसद नहीं लगाई। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने के लिए मजबूर हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया। ठीक है, और बाद में उसे प्राण दंड देकर गणतंत्र की स्थापना करी, यानी उनको राजा को ही खत्म करवा दिया और यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की। लेकिन ये व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे चली नहीं, राजतंत्र दोबारा से आया। ठीक है, लेकिन इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट जो है नियमित रूप से बुलाई जाएगी, यानी रेगुलर संसद को बुलाया जाएगा। वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार है और इंग्लैंड में यहाँ पे आज के समय में देखें तो राजतंत्र है। ठीक है, इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहास ने अलग अलग दिशाएं अपनाई थी, जिसके कारण यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो भी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट में जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादा आपके पेपर में, जो स्टार्टिंग में पढ़ाए थे वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी आप चैप्टर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, लास्ट में मैंने कोशिश करी है जल्दी जल्दी कराने की, बाकी आप 2 बार देखना ढंग से, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।